तो मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं भाई, जो कि सर का दर्द है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज टेस्ट क्या होता है ना। आपको पता है इस तरीके से एक पैसेज होता है, एक पैसेज होता है, ठीक है, कुछ कुछ लिखा रहेगा और पैसेज के बीच बीच में ना कहीं कहीं पर आपको ना इस तरीके से ब्लैंक दे दिया जाएगा, इस तरीके से ब्लैंक आपको दे दिया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली होता है ना 5 ब्लैंक होते हैं पैसेज के अंदर, इस तरीके से ब्लैंक आपको दे दिया जाएगा और बेसिकली आपसे ये पूछता है कि उस ब्लैंक के अंदर भाई साहब क्या आना चाहिए, इस ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए। तो ये तो आसान सी चीज है, इसको तो मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुश्किल क्यों लगता है ना, क्योंकि कई सारे के ना इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है आपको, जैसे एक तरीके से दे रहा है आपको फॉर्ज, ठीक है। ऑप्शन बी आपको दे रहा है डिनाई, ऑप्शन सी आपको दे रहा है प्रोक्रेस्टिनेट और ऑप्शन डी आपको दे रहा है जस्टिफाई, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रहा है। तो ये होता है एक टाइप, जिसके अंदर क्या करेगा ना 4 अलग अलग वोकैब आपको दे देगा। जैसे फॉर्ज एक अलग वर्ड है, डिनाई एक अलग वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट एक अलग वर्ड है और जस्टिफाई एक अलग वर्ड है। तो ये एक अलग टाइप होगा जिसमें आपको 4 अलग अलग वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब इस ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए। अभी आप तभी बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि पैसेज किस बारे में है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पैसेज किस बारे में है तब तक आप कैसे बता पाओगे। भैया पैसेज के बीच बीच में कोई ब्लैंक, जैसे मैं कुछ आपको एक स्टोरी बता रहा हूं और स्टोरी के बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द जहां पर मैं ऐसे हो गया फिर वापस से स्टोरी बताना शुरू कर दिया, तो आप मेरे उस शब्द को तभी तो गेस कर पाओगे या बता पाओगे जब आपको पता होगा वो स्टोरी किस बारे में। अब आपने मान के चलो कान ऐसे बंद कर लिया, आपको पता ही नहीं कि मैं किस बारे में स्टोरी सुना रहा था और मैं रैंडमली सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दूं, पूछूं बता पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा, आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि जब तक पैसेज को पढ़ के एक ओवरऑल आइडिया आपको नहीं लग जाता कि यार पैसेज किस बारे में है, क्या उसकी टोन है, किससे वो रिलेट कर रहा है, तब तक आप आंसर नहीं बता पाओगे। बोलो हाँ कि ना। ओहो कंटेंट लाओ सर, इतना बेसिक तो सबको पता है। भाई साहब बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने बेसिक के बाद ही अपना कॉन्सेप्ट शुरू करता हूं, मैं डायरेक्ट थोड़ी शुरू कर दूंगा। इस चीज को समझें आप, ठीक है। डायरेक्ट नहीं शुरू करूंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि टाइप बता रहा हूं मैं आपको। तो एक टाइप होता है जिसमें आपको अलग अलग वर्ड दे देगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है मेरे दोस्त, ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है ना इस तरीके से होता है ना, आपको वर्ब की ही अलग अलग फॉर्म्स दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक में गो दे देगा, एक में गॉन दे देगा, है ना, एक में हैड गॉन दे देगा और एक में दे देगा आपको वेंट, इस तरीके से। तो ये एक अलग टाइप होती है। इसमें क्या करेगा, वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स आपको दे देगा। तो इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब किस टेंस में कौन सा जो वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो इस टाइप के अलग अलग जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब सवाल ये कि कैसे सॉल्व करना है सर, आप हमें तरीका बताइए कि क्या इसका तरीका होता है ब्लैंक को फिल करने का। तो आइए एक एक करके तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अब देखो ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो मेरी खुद की इन्वेंशंस हैं। जैसे पैराजंबल में खुद के इन्वेंशंस हैं, खुद की बनाई हुई चीजें। तो ये वो चीजें हैं जो मेरी खुद की बनाई हुई चीजें हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि यही है जो आपके क्लोज टेस्ट को इंप्रूव करेगा। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, पैसेज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले पूरा पैसेज ध्यान से पढ़िए। पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना होता है। एक बार देखो आपके सामने क्लोज टेस्ट आया, आपके सामने क्लोज टेस्ट आया, तो जैसे पैराजंबल में हम लोग क्या करते थे, पैराजंबल को पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ऑप्शन को देख के ऑप्शन से खेलने का काम करते थे। लेकिन पैराजंबल में जो स्टेप नंबर 1 आपको करना होता है, पूरे पैसेज को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना होता है, गो थ्रू करना होता है, पूरे पैसेज को गो थ्रू करना होता है ब्लैंक्स को इग्नोर करते हुए। इससे क्या होगा, पूरे पैसेज को एक बार पढ़ने से क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल अगर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई पैसेज किस बारे में है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसकी कहानी किससे रिलेट कर रहा है, तो शायद आपके लिए ब्लैंक फिल करना आसान हो जाएगा, ऑप्शंस आपको समझ में आने लग जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और खुद से सवाल पूछना है। क्या पूछना है कि पैसेज किस टॉपिक पर बेस्ड है, क्या वो एनवायरमेंट पर बेस्ड है, क्या वो पॉपुलेशन पर बेस्ड है, या क्या वो ग्लोबल वार्मिंग पर बेस्ड है, या क्या वो किसी देश की इकोनॉमी पर बेस्ड है, या क्या ओवरऑल किसी मतलब ज्योग्राफिकल टॉपिक पर बेस्ड है, मतलब किस चीज पर बेस्ड है, ये आपको सबसे पहले पूछना है अपने आप से। उसके बाद पैसेज का मूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है,
पॉजिटिव मूड का मतलब होता है जब सब कुछ अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, मतलब सारे प्रॉस बताए जा रहे हैं, प्रॉस का मतलब अच्छाइयां बताई जा रही हैं। नेगेटिव का मतलब जब केवल कॉन्स बताए जा रहे हैं, यानी कि केवल नेगेटिव साइड्स बताई जा रही है। और न्यूट्रल का मतलब होता है बैलेंस करके चला जा रहा है। तो अपने आप से पूछना है ये क्या करता है, ऐसे नहीं लिखा ये। जब आपको ये पता लग जाता है कि ओवरऑल क्या मूड है भाई उसका, तो इससे क्या होता है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलती है। अभी सब मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने कि जो मैं लिख के लाया हूं ये ऐसे नहीं लिख के लाया, इसी को अप्लाई करके मैं आपको मुश्किल से मुश्किल क्लोज टेस्ट का आंसर निकाल के दिखाऊंगा, इसी को अप्लाई करके। फिर आप कहना कि वाह सर आपने क्या चीज पढ़ा दी, क्या चीज आपने बता दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब तक आप पैसेज का ओवरऑल सेंस नहीं समझते तब तक कोई भी ब्लैंक सही भरना मुश्किल होता है। यही चीज तो मैंने आपको समझाई। जब तक ओवरऑल आपको ना पता लग जाए कि भैया सेंस क्या है उसके अंदर, जब तक आप नहीं समझ पाओगे कोई भी ब्लैंक नहीं भर पाओगे। तो पहले क्या करना है, पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और दो तीन चीजें अपने दिमाग में सेट करनी है कि भाई किस टॉपिक पर है और उसका टोन क्या है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक के आसपास के वर्ड्स पर फोकस करिए। जैसे ये ब्लैंक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसको देखते ही नहीं है, वो माथा फोड़ने लग जाते हैं क्लोज टेस्ट में, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। भैया ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद क्या लिखा है उस पर भी ध्यान आपको देना होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ब्लैंक को पढ़ के छोड़ देते हो कि यार समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे कुछ भी, लेकिन ब्लैंक के जस्ट बाद ही उसका आंसर आपको मिल जाता है एज इट इज। अभी दिखाऊंगा कैसे, लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे। तो इसीलिए ब्लैंक के पीछे और ब्लैंक के आगे ध्यान से देखा करो। भाई ब्लैंक में अगर आपको दे रखा है कि भाई कोई वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स दे रखी है ऑप्शन में, तो यहां पर देखो ना कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपको यहां पर हैज दे रखा है तो आपको पता है यहां पर डन आ जाएगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना। अगर हैज बीन दे रखा है, हैज बीन दे रखा है तो भी यहां पर डन आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अगर पैसिव में, एक्टिव में तो डूइंग आ जाएगा। तो इसीलिए ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद में क्या लिखा है उसे एक बार ढंग से और ध्यान से देखना होता है। इतने भर से आपका काम हो जाएगा, इतने भर से आपका काम हो जाएगा। तो ब्लैंक के आसपास के वर्ड्स पर फोकस करें, ठीक है। अब ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद के दो तीन वर्ड्स को देखिए आराम से, जो मैंने आपको बताया। यहीं से आपको आइडिया मिल जाता है कि ब्लैंक में नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लैंक में क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, एक वर्ब आना चाहिए, या एक एडजेक्टिव आना चाहिए, या एक एडवर्ब आना चाहिए। इसका आइडिया आपको मिल जाएगा ब्लैंक के अगर आप आगे पीछे देखोगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस टेक्निक से सॉल्व हो जाते हैं, बिना पूरे पैसेज को पढ़े भी या बिना पूरे ऑप्शंस को पढ़े भी। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बिना पूरे ऑप्शंस को देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 क्या है भाई मेरा, ग्रामर आपका सबसे बड़ा वेपन है, ये आप सब जानते हो। ग्रामर आपकी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको ग्रामर ही नहीं आती है मेरे भाई ठीक है अगर आपको ग्रामर ही नहीं आती है, आपको यही ना पता चल रहा कि इज़म आर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, है तो छोड़ दो, फिर तो फायदा ही नहीं है ना। अगर आपने प्री निकाला तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इतना पता होगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट में ग्रामर क्लूज बहुत स्ट्रांग होते हैं, ग्रामर के बड़े स्ट्रांग क्लूज आपको मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे आर्टिकल ए एंड द दे देगा, प्रीपोजिशन फिक्स करके आपको दे देगा, जैसे ऑफ, टू, ऑन, फ्रॉम। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आपको सीधा क्वेश्चन उठा के दे देगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए। तो इन सब का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए डिपेंड हमेशा ऑन के साथ आता है, तो ये एक हिंट होता है एग्जाम में। केपेबल ऑफ के साथ आता है, ये हिंट होता है। अगर ऑप्शन में ये पेयरिंग गलत हो तो उसे तुरंत आपको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं, एलिमिनेशन। ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन, ठीक है। मैं तो इसी से करता हूं सारे सवाल, जब मैं करता था तो मैं इसी से करता था, एलिमिनेशन मेथड से। आइए, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज सही आंसर ढूंढने से पहले गलत ऑप्शंस हटाना सीखिए। भाई सही नहीं मिल पा रहा तो गलत तो ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो, आपने पैसेज को पढ़ा है, आपको पैसेज का मूड पता है, पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है आपको वो टॉपिक पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन ऐसे मतलब बिल्कुल विलक्षण वाले आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो उससे दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे होंगे। अगर मान के चलो पैसेज की टोन पूरी नेगेटिव है और तीन ऐसे ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव है, तो तीन पॉजिटिव वाले कट गए कि नहीं कट गए, बोलो हाँ कि ना। अभी एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। जो वर्ड पैसेज के मूड से मैच नहीं करता
या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज्यादा वीक है, या तो जो वर्ड मैच नहीं कर रहा है, या फिर मान के चलो वो वर्ड या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पैसेज के अकॉर्डिंग, या बहुत ज्यादा वीक है, तो उसे क्या करो, तुरंत क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, तुरंत क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब ये तो हो गए वो तरीके, वो स्टेप्स जो मैंने आपको समझाया कि भैया क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पैसेज को पढ़ के पता लगाओ कि वो किस टॉपिक पे है, उसका मूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। अपने दिमाग में 2 प्रश्न ये रखना। दूसरा मैंने क्या बताया कि ब्लैंक के पहले ब्लैंक के बाद में कम से कम पूरा एक सेंटेंस पढ़ा करो। ब्लैंक के पहले पूरा एक सेंटेंस और ब्लैंक के बाद पूरा एक सेंटेंस अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से। वैसे तो पूरा पैसेज पढ़ना है, लेकिन ब्लैंक के आगे पीछे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है, वहां से आपको आइडिया लगता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या आना चाहिए। स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया कि भाई ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये मेरा फेवरेट तरीका है एलिमिनेशन मेथड, कि आप सही ऑप्शन नहीं निकाल पा रहे तो जो गलत है वो आप निकाल दो, गलत वाले को आप निकाल दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, ये तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। चलिए आप इस पैसेज को पढ़िए एक बार जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। पढ़ लिया आपने? आपने पढ़ लिया? मैंने कहा था कि एक बार जनरल रीडिंग आपको करनी है, आपको पढ़ना है और आपको यह पता लगाना है कि मतलब पैसेज किस बारे में है, पैसेज में क्या बात की जा रही है, क्या इसका मेन सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है और टोन क्या है, ये आपको पता करना था। पढ़ लिया आपने सभी ने? बोलिए। अब इसको हम लोग आराम से पढ़ते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हैं एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ लिया तो मतलब मैंने पढ़ लिया, अब मैं दोबारा से इसको नहीं पढ़ने वाला, आपने पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया, एक ही बात है। मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैं पूरे पैसेज को पढ़ता नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने आज तक कभी भी इस तरीके से ना पूरे पैसेज को नहीं पढ़ा। मैं सीधा शुरू करता हूं, देखता हूं जहां ब्लैंक है वहां रुकता हूं, उसको वहीं के वहीं सॉल्व करता हूं। और मेरी अगर आप बात मानिए, अगर आप, ये कब होता है ना, ये कब होता है जब आप उस लेवल की प्रैक्टिस कर चुके होते हो। थोड़ा सा तो फर्क होगा आप में और मुझे भी, थोड़ा सा। आप बहुत ज्ञानी हो भाई, मैं आप किसी को कम ज्ञानी नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर होगा ना। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद में ये हो पाया कि जब मैं करता था तो मैं कभी पूरे को, जैसे आपने पढ़ाना भी, और मैंने ये आपको यही बताया कि आपको पूरा पढ़ना है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस अभी उतनी नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तब कैसे करते हैं। अब आज आपने जनरल रीडिंग कर लिया, आपको पता है कि किस बारे में है, ठीक है। अब आइए क्या लिखा हुआ, इन टुडेज वर्ल्ड, यानी कि आज की दुनिया में, ठीक है, हैंडलिंग मनी एंड मेकिंग परचेजेस, यानी कि पैसे को हैंडल करना। साथ तोड़ तोड़ के मीनिंग निकालते जाओगे ना, बहुत आसान रहेगा। तोड़ तोड़ के मीनिंग निकालते जाओ, दिमाग में मीनिंग बननी चाहिए, ठीक है। हैंडलिंग मनी यानी कि पैसे को हैंडल करना, और परचेज करना यानी कि कोई चीज अगर आपको खरीदनी है और सेल्स करना, या कोई चीज बेचनी है, कम नेचुरली टू अस, तो हमें उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो हमें नेचुरली आता है। पैसे को कैसे हैंडल करें, कैसे पैसे को हैंडल करते हैं, खरीद बिक्री कैसे करते हैं, वो नेचुरल है हमारे अंदर, वो इनबिल्ट है, वो डेवलप्ड है। ये बोलना चाह रहा है, बोलो हाँ कि ना। चलिए, हाउएवर प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी, हाउएवर लेकिन, प्रायर टू द, प्रायर मतलब से पहले, टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी मतलब जब किसी भी टाइप की करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो हमारे पास करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी है रुपया, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, कहीं की डॉलर होती है ना, कहीं की पाउंड होती है, होता है ना। तो लेकिन जब किसी भी प्रकार की करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, पीपल, तो उस समय जो लोग थे, उस समय जो लोग थे, डैश इन अ वेराइटी ऑफ वेज, डैश लोग जो थे। अब एक बात बताओ, यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद अगर मैं आपको कुछ लगाने के लिए बोलूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लगा सकते हो। एक आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो और एक आप मेन वर्ब लगा सकते हो। मेन तो ये दो ही चीजें हैं। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में, क्योंकि पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे। आगे देखिए, पीपल डैश इन अ वेराइटी ऑफ वेज, मतलब लोग जो थे ना कई सारे तरीकों से, तो कई सारे तरीकों से क्या, तो यहां पर किसी न किसी काम की बात हो रही है। अब ऑप्शन को देखेंगे मेरे दोस्त, लोग कई सारे तरीकों से ऑपरेट करते थे, देखो एक वर्ब है, ट्रेड करते थे एक वर्ब है, एडवर्टाइज करते थे एक वर्ब है, मार्केट करते थे एक वर्ब है। अब आपने जो पैसेज पढ़ा
अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आज हमें लेन देन करना बहुत नेचुरली आता है, खरीद बिक्री करना नेचुरली आता है, करेंसी को हैंडल करना नेचुरली आता है क्योंकि आज हमारे पास करेंसी है। अगली लाइन में ये बोला कि जब किसी भी प्रकार की करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो लोग डैश करते थे। तो जब ऊपर वाली लाइन में लेन देन करने की, खरीद बिक्री करने की बात हो रही है, तो नीचे वाली लाइन में भी वही बात हो रही होगी कि भाई आज हम खरीद बिक्री आसानी से कर लेते हैं, लेकिन किसी भी करेंसी के डेवलपमेंट से पहले लोग जो खरीद बिक्री करते थे अलग अलग तरीकों से करते थे। वही तो बोलना चाह रहा है। यानी कि मैंने क्या किया, पैसेज के टोन को पकड़ा, पैसेज के थीम को पकड़ा कि भाई लेन देन खरीद बिक्री की बात कर रहा है, तो यहां भी लोग खरीद बिक्री ही करेंगे ना अलग अलग तरीकों से। क्या बोलना चाह रहा, करेंसी नहीं थी तो अलग अलग तरीकों से क्या ऑपरेशन करते थे लोग। ऑपरेशन की कहीं बात की है मैंने, किसी डॉक्टर की बात की है मैंने यहां पर है। अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज, क्या एडवर्टाइज, किस चीज के एडवर्टीजमेंट की बात कर दी मैंने पैसेज में। क्या मैंने पैसेज में किसी चीज के एडवर्टीजमेंट की बात करी, अच्छे अच्छे को पता कि नहीं करी। एडवर्टीजमेंट मार्केटेड एक ही चीज होती है, मैंने तो ट्रेड की बात करी है। ट्रेड का मतलब होता है ले और दे, ट्रेड मतलब होता है लेन देन। ऊपर भी तो लेन देन की ही बात करी कि आज के समय में लेन देन बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास करेंसी है, लेकिन करेंसी के डेवलपमेंट होने से पहले लोग वैरायटी ऑफ वेज यानी कि अलग अलग तरीकों से क्या करते थे, तो मेरे दोस्त लेन देन करते थे, यानी कि क्या करते थे, ट्रेड करते थे। यानी कि ये जो आंसर मेरा आया ये कहां से आया, ये पैसेज की जो थीम है वहीं से आया। मैंने पैसेज की थीम को समझा कि भाई यहां पर ना मैं इतना पढ़ के पहली लाइन को पढ़ के समझ गया कि यहां पर करेंसी की बात होने वाली है, करेंसी ने कैसे हमारा लेन देन को आसान किया है, करेंसी से पहले कैसे लेन देन होता था, इसी के आसपास पूरा जो पैसेज है वो घूमने वाला है, मैं समझ गया। ठीक है, आगे आइए भाई, आगे आइए। द बार्टर ट्रेड। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, ब्लैंक के आगे कम से कम एक सेंटेंस पढ़ा करो, द बार्टर ट्रेड वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल। क्या बोलना चाह रहा है कि भाई लोग जो भी करते थे ना, लोग यहां पर जो भी करते थे, चलो आपको नहीं पता, लोग जो भी करते थे उनमें से सबसे आसान ये वाला ट्रेड था। तो लोग जो भी ट्रेड करते थे उन सभी ट्रेड में से सबसे आसान ट्रेड, तो जब खुद ही आपको आगे सेंटेंस में बोल रहा है कि इन सभी चीजों में सबसे आसान था ये वाला ट्रेड, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे ट्रेड की ही बात कर रहा होगा। तभी तो हम बोलते हैं ना कि इन सभी ट्रेड में से सबसे आसान ये वाला ट्रेड, इन सभी बिजनेसेस में से सबसे आसान ये वाला बिजनेस। तो यहां अगर बोल रहा कि सबसे आसान ट्रेड, तो यहां भी होगा इन ट्रेड्स में से लोग जो ट्रेड करते थे उसमें सबसे आसान ट्रेड ये। इसीलिए मैंने कहा कि ब्लैंक के बाद मेरे लाल, ब्लैंक के बाद मेरे लाल और ब्लैंक से पहले मेरे लाल कम से कम एक एक सेंटेंस पढ़ा करो, कम से कम एक एक सेंटेंस पढ़ा करो। आंसर यही छुपा होता है, आंसर यही छुपा होता है। मेरी बात को समझ गए, आगे आइए। पीपल वुड ट्रेड। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, लोग ट्रेड करते थे, खुद ही तो बार बार आंसर बता रहा है कि लोग ट्रेड करते थे, तो यहां भी तो वही है कि लोग ट्रेड करते थे। नहीं होता है मुश्किल। पीपल वुड ट्रेड द थिंग्स दे ओन्ड। लोग लेन देन करते थे उन चीजों से जो उनके पास होती थी। अब यहां पर देखो एक शब्द यूज किया था बार्टर, तो बार्टर की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए दोस्त, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें अब चलने वाली है ना। बार्टर का मतलब क्या होता है, वस्तु विनिमय। पहले के समय में होता था वस्तु विनिमय व्यापार। क्या होता था ये, मान लो मेरे पास कोई चीज ज्यादा है और आपके पास वो चीज नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे पास कोई ऐसी चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे वो दे दीजिए जो मुझे चाहिए, मैं आपको वो दे दूंगा जो आपको चाहिए। तो पैसा तो यूज ही नहीं हुआ, करेंसी यूज ही नहीं हुई, वस्तु के बदले वस्तु, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर। क्या बोलते हैं, बार्टर। ठीक है, तो पीपल वो ट्रेड, लोग ट्रेड करते थे कैसे, द थिंग्स दे ओन्ड, जो चीजें उनके पास होती थी, फॉर द थिंग्स, उन चीजों के बदले, दे वांटेड, जो उन्हें चाहिए होता था। यही तो बताया मैंने। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ, इस प्रकार के, क्या, इस प्रकार के डैश में, तो इस प्रकार के किस में, इस प्रकार के किस में, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में, या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में, या इस प्रकार के म्यूटेशन में, या इस प्रकार के अग्रीमेंट में। भैया बात हो रही है लेन देन की, कि इस लेन देन में लोग क्या करते थे, जो चीजें उनके पास होती थी और जिसकी उनको जरूरत होती थी उससे क्या करते थे, लेन देन करते थे। क्योंकि बात तो अभी तक लेन देन करने की हो रही है। तो मेरे दोस्त कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, तो आंसर तो आपको पता लग ही गया है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज, परिवर्तन, एक चीज को दूसरी चीज में परिवर्तित करने को क्या बोलते हैं, म्यूटेट करना। और अग्रीमेंट का मतलब समझौता। हम यहां पर क्या बोलने चाह रहे हैं कि इस प्रकार के लेन देन में लोग जो थे वो ऐसी वस्तुओं का व्यापार करते थे जो उनके पास होता था, उस वस्तु के बदले जो उनको चाहिए होता था। तो एक प्रकार के लेन देन की ही बात हो रही है, यानी कि ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल भी दिया है आपको, इफ समवन वांटेड अ सेट ऑफ क्लोथ, अगर किसी को कपड़े चाहिए होते थे, एंड हैड अ काउ लेफ्ट ओवर, और उसके पास एक गाय अगर एक्स्ट्रा है, ही वुड हैव टू फाइंड समवन, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था, हु वुड वांट अ काउ, जिसको एक गाय चाहिए, एंड बी विलिंग टू गिव अवे अ सेट ऑफ क्लोथ, और उसके पास कपड़े ज्यादा हो, तो क्या करेगा, उससे कपड़े ले लेगा, अपनी गाय उसको दे देगा। However, it wasn't as straightforward as give and take, लेकिन ये इतना भी सीधा या आसान नहीं था कि भैया ले और दे, ना ऐसा नहीं था। एंड पीपल वुड बी चीटेड, और कई बार लोगों के साथ में धोखा भी होता था, लोगों के साथ में धोखा भी होता था, बोलो हाँ कि ना। आगे देखिए, द डैश ऑफ मनी फाइनली टुक रूट, द डैश ऑफ मनी यानी कि पैसे का जो डैश है उसने फाइनली टुक रूट, टुक रूट का क्या मतलब है, अस्तित्व में आया। टुक रूट का मतलब होता है अस्तित्व में आया, मेरी बात को समझ गए। फाइनली टुक रूट का मतलब क्या है, अस्तित्व में आया, ठीक है। इन पीपल्स माइंड यानी कि लोगों के दिमाग में जो पैसे का डैश है वो आया, ठीक है, आफ्टर मैनी ईयर्स यानी कि कई साल के बाद। तो पैसे का क्या आया भाई, क्या आया पैसे का, लोगों के दिमाग में पैसे का बिलीफ आया, बिलीफ मतलब होता है भरोसा, तो यहां पर भरोसे की बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। पैसे का ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है मत, अपना ओपिनियन देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या होता है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, या कैसे उसको होना चाहिए, इन सबको मिला जुला के बोलते हैं कॉन्सेप्ट। वैसे भी आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ये अपने आप में एक फ्रेज है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। मतलब कॉन्सेप्ट अगर किसी वर्ड के साथ लग गया, इसका मतलब क्या है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे वो वर्क करेगा, है ना, इन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। मेरी बात को समझ गए। और नोशन का मतलब होता है आइडिया। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, पैसे का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिमाग में आया कई सालों के बाद, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वैसे भी एक फ्रेज है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहां पर क्या हो जाएगा, पैसे का जो कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में बहुत साल के बाद आया, उससे पहले बार्टर ही चलता था। आगे देखिए, द यूजुअली erratic barter trade eventually gave way to the monetary method of exchange as such, ठीक है। At first सबसे पहले anything could be used such as hooks, देखिए क्या लिखा है, the usually erratic barter, ये जो बार्टर सिस्टम था ट्रेड इवेंचुअली गेव वे टू द मॉनेटरी मेथड ऑफ एक्सचेंज एज सच, बाद में बदल कर क्या हो गया, मॉनेटरी एक्सचेंज वाला, यानी कि भैया जो बार्टर था उसको चेंज करके लोगों ने कर दिया। जब करेंसी का डेवलपमेंट हो गया, जब मनी का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ गया, जब करेंसी आ गई मार्केट में, तो लोगों ने मॉनेटरी मेथड यूज किया कि भैया पैसा दो अगर कोई सामान चाहिए तो, ठीक है। एट फर्स्ट एनीथिंग कुड बी यूज्ड सच एज हुक्स, मनी, बीड्स, शेल्स और ट्रिंकेट्स, मतलब पैसे का मतलब ये मत समझना जो आजकल पैसे होते हैं, उस समय में पैसे के तौर पर किसी भी चीज को लोग यूज करते थे, या तो कोई हुक हो जाता, मनी बीड्स होते थे, या शेल्स होते थे, छोटे छोटे पत्थर, ट्रिंकेट्स, मतलब किसी भी चीज को वो लोग मान लेते थे कि भैया आज के बाद ना हम लोग इसको ना पैसा मानेंगे। सबने मिलकर सहमति दिखा दी, ये वाला जो पत्थर है ना, चमकता हुआ पत्थर, आज के बाद हम लोग इसको मानेंगे कि ये 10 रुपए हैं, चलो ठीक है भाई ये मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे 10 का सामान दोगे। लोगों ने मिलजुल कर ऐसी सहमति से फैसला किया। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड एज करेंसी नियर टर्की, और सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे वर यूज्ड एज करेंसी नियर टर्की, टर्की में यूज किए गए। एंड ईच कॉइन हैड अ डिफरेंट डिनोमिनेशन, हर कॉइन का डिनोमिनेशन अलग था। कॉइन छोटा है तो उसकी डिनोमिनेशन मतलब उसकी वैल्यू अलग होती थी, बड़ा कॉइन है तो उसकी डिनोमिनेशन यानी कि वैल्यू अलग होती थी। इन द किंगडम ऑफ लिडिया द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज अराउंड 700 BC, कोई जरूरत नहीं हमें इन चीजों से। However, as time passed, जैसे समय बीता, the idea of carrying a bulky coin pouch, मतलब ये जो आइडिया था, कौन सा आइडिया कि भैया भारी भरकम जो कोइन के पाउच है, लोग पहले पाउच में कोइन कैरी करते थे ना, उनके पास एक पाउच होता था उसमें कोइन कैरी करते थे, खास करके गोल्ड वाले। तो ये जो आइडिया है ना, बिकेम लेस, वो कम हो गया। तो कम क्या हो गया, कम क्या हो गया, मतलब लोग पहले पाउच के अंदर कॉइन्स को कैरी करते थे, गोल्ड कॉइन्स को, लेकिन धीरे धीरे जो आइडिया है ना, बिकम लेस, ये कम हो गया। तो कम क्या हो गया, अब आपको ये बताना है, बताइए। बिकम लेस अपीलिंग, बिकम लेस एन्चेंटिंग, बिकम लेस एल्यूरिंग, या बिकम लेस बेविचिंग। अब देखो कमाल की बात है ना, पता है कमाल की बात क्या है इसमें, आपके सामने जो 4 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन चारों की मीनिंग लगभग सेम है, इन चारों की मीनिंग लगभग सेम है। आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, है ना। अब देखिए एक बार आगे पढ़ लेते हैं हम इसको, एक बार क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक के आगे पढ़ लिया करो अगर आंसर ना समझ में है। बिकॉज इट अट्रैक्टेड, अब आ जाइए, ये वर्ड मेरे को मिल गया। ये जो आइडिया था ना धीरे धीरे कम हो गया। कम क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये रॉबर्स को अट्रैक्ट करता था। अगर आप भारी भरकम कोइन का पाउच लेके चल रहे हो तो उससे रॉबर्स अट्रैक्ट होते थे, तो इसलिए जो आइडिया था ये डैश हो गया। तो डैश क्या हो गया, लेस, लेस क्या हो गया, अपीलिंग हो गया। अपीलिंग और अट्रैक्टिंग सेम होते हैं, मेरी बात समझ गए।
अपीलिंग और अट्रैक्टिंग क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये जो बाकी 3 वर्ड्स है ना, इनकी मीनिंग भी लगभग सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा ना पोइटिक लगते हैं ये, मतलब पोएम वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर उस टर्म में यूज किया जाता है अगर कोई जादू टोने से आपको मंत्रमुग्ध कर ले, आपको मोहित कर ले, उस वे में इसको यूज किया जाता है। लेकिन हम फिजिकल रियल वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे रॉबर्स की बात की गई कि भैया रॉबर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये जो आइडिया है ना, ये कम अट्रैक्टिव हो गया। पहले आइडिया बहुत अट्रैक्टिव था, लोगों को अट्रैक्टिव लगता था कोइंस लेके चलना, लेकिन धीरे धीरे आइडिया कम अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि सच में रॉबर्स को अट्रैक्ट करने लगा, तो आइडिया ही कम अट्रैक्टिव हो गया। तो अट्रैक्टिव मतलब क्या हो गया, अपीलिंग हो गया, कम अपीलिंग हो गया। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए बताइए, समझ में आया? तो बिकम लेस अपीलिंग, कम अपीलिंग हो गया ये, ठीक है। आगे देखिए, चेक्स वर फर्स्ट क्रिएटेड एट दैट टाइम, ठीक है। चेक्स, चेक ये वाला नहीं होना चाहिए, अगर वो उस वाले चेक की बात हो रही तो ये वाला चेक होना चाहिए, चेक्स। चेक्स वर फर्स्ट क्रिएटेड दैट टाइम बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स हु परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट सिटीज, जो दूर दूर से सामान खरीदा करते थे, बिकॉज दे कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पर्सन हुज नेम वाज ऑन देम। हाँ, यही वाला चेक है भाई, बैंक वाला जो चेक होता है, ठीक है। दीज वर नॉट ओनली लाइट वेट बट ऑल्सो डिटर्ड रॉबरीज। चेक का क्या फायदा था कि एक तो हल्के होते थे और किसी भी प्रकार की रॉबरी को टाल देते थे, मतलब कोई डाकू आपकी तरफ नहीं आएगा, वो चेक लेके क्या करेगा, है ना। इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट से बैंक्स लेटर इश्यूड नोट्स, बैंक्स ने नोट इशू किए कि भाई नोट जो होते हैं ना वो हल्के होते हैं, सिक्के भारी होते हैं, दिखते हैं, आवाज भी करते हैं, नोट बैंक ने इशू किए बाद में। इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड, गोल्ड के एक्सचेंज में, मतलब बैंक ने लोगों से क्या किया, जो गोल्ड था, भाई गोल्ड दे दो हमें, एक्सचेंज कर लो, गोल्ड तुम हमें दे दो, हम तुम्हें बदले में नोट दे देंगे। तो क्या किया बैंक ने, बैंक्स लेटर इश्यूड नोट्स इन एक्सचेंज फॉर डैश गोल्ड दैट कुड बी यूज्ड एज कैश। डैश गोल्ड, तो कौन सा गोल्ड, कौन सा गोल्ड, कंटेन्ड गोल्ड, मतलब लोगों के पास जो, या बैंक के पास जो कंटेन्ड था, या कलेक्टेड था, या सेटल्ड था, या डिपॉजिटेड था। बैंक क्या कर रहा है, जो भी अपना गोल्ड लेके आ रहा है, तो बैंक क्या कर रहा है, उसका गोल्ड रख के उसको बदले में क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, नोट दे रहा है, यही कर रहा है बैंक। तो भैया आप बैंक में अगर कोई चीज जमा करते हो, बैंक में अगर कोई चीज जमा करते हो, तो क्या बैंक उसको कंटेन करता है, या बैंक उसको कलेक्ट करता है, या उसको सेटल करता है, या उसको डिपॉजिट करता है? तो डिपॉजिट करता है। बैंक में आप कैश डिपॉजिट ही कराने जाते हो। तो यही बोलना चाह रहा है कि बैंक ने बाद में नोट्स इशू किए डिपॉजिटेड गोल्ड के बदले, कि भैया आप गोल्ड अपना लाओ, डिपॉजिट कराओ, हम बदले में आपको नोट देंगे, बदले में क्या देंगे, आपको नोट देंगे, ठीक है। अरे भाई मैसेज पढ़ लिया मैंने, बात करता हूं मैं आपसे, डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस पर मैसेज कर दो आप, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने एक आपको पैसेज करवाया, क्लोज टेस्ट करवाया, आपको समझ में आया या नहीं आया, और क्या लगा आपको ये बताइए, फिर उसके बाद मैं अगले पैसेज की तरफ बढ़ता हूं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, जो मैंने आपको पहला वाला कराया ये आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो दोस्त मुझे फटाफट से। एक बार जल्दी से बता दो मैंने जिस तरीके से किया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको ऐसा लगा कि सर नहीं सर समझ में नहीं आया, या सर मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ है बताइए, या आपको लगा सर क्लियर है, समझ में आया, बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। आया समझ में? बाकी बताइए जल्दी, सभी बताइए, जितने भी देख रहे हैं आप लोग सभी बताइए। अब भैया क्लोज टेस्ट का तो क्या है ना, सभी बताइए, जितने भी आप लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब बाकी क्लोज टेस्ट का आपको पता ही क्या है, क्लोज टेस्ट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। सर समझ में तो आ गया, लेकिन वोकैब में अगर स्ट्रांग नहीं हुई, देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे सामने 4 वोकैब है, ठीक है। इस वाले में ये वाली चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आपको बीविचिंग का मतलब ही नहीं पता, अगर आपको ल्यूरिंग का मतलब नहीं पता, इंचेंटिंग का मतलब नहीं पता, तो मैंने क्या बोला, तीनों का मतलब नहीं पता, तीनों को एलिमिनेट तो कर सकते हो, आपको अपीलिंग का तो मतलब कम से कम पता ही होगा। एलिमिनेशन लगा दिया मैंने इसके अंदर, अपील करना किसी को, मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, तो ये मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये है, मान के चलो मुझे कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग नहीं पता, मुझे म्यूटेशन का मतलब नहीं पता, मुझे अग्रीमेंट का मतलब भी नहीं पता, मुझे ट्रांजैक्शन तो पता ही है, सबने सुना हुआ है, तो उसमें वोकैब का खेल कहाँ था? मैंने क्या बोला, जो समझ में नहीं आए उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। हमें पता है इसके अंदर लेन देन की बात हो रही है, तो भैया ट्रांजैक्शन आ जाएगा, तो इसमें वोकैब का खेल बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी हो सकता है वोकैब का खेल, ठीक
ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि वोकैब आपको थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि अगर वोकैब आपको परेशान कर रहा है ना, तो वहां पर एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर ऐसा कोई माइका लाल दुनिया में नहीं है जो कि आपको यह बता सके कि इसको ऐसे रट लो। रटने वाली तो चीज ही नहीं है। पैराजंबल में तो आप रट सकते हो, वहां पर एक सेट पैटर्न होता है, वहां पर एक सेट पैटर्न होता है करने का। यहां पर किसी को नहीं पता कि कौन सा पैसेज आ जाए, किस बारे में पैसेज आ जाए, ब्लैंक में क्या पूछ ले, कोई माइका लाल नहीं बता सकता है। तो इसमें तो क्या, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक और पैसेज आपके सामने आ रहा है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का। आप एक बार इसको आराम से पढ़ लो जल्दी से। हो गया, पढ़ लिया आपने? आइए इसको पढ़ते हैं। एनी डैश, एनी का मतलब कोई भी, डैश दैट रिवॉल्व्स, तो यहां पर अगर वर्ब आ रहा है, यहां पर अगर वर्ब आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मतलब कोई क्या रहा होगा, नाउन रहा होगा, ठीक है, ये तो ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो रिवॉल्व करती है, जो रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, घूमना, अराउंड अ प्लैनेट, किसी प्लैनेट के चारों तरफ, कोई भी ऐसी चीज जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, इज अ सैटेलाइट, उसको एक सैटेलाइट कहते हैं। मदर अर्थ हैज नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का अपना खुद का सैटेलाइट है, इज द मून, जिसका नाम मून है। द अर्थ इज सर्कल्ड बाय लॉट ऑफ मेट। ये आपको समझ में आ गया पढ़ के किस बारे में बात हो रही है? आपने इसको पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ना, पहले आप ब्लैंक नंबर 1 देख लो, फिर मैं आपको एक एक करके ऑप्शन दिखा रहा हूं आराम से। आप अपने आंसर को ना कमेंट में टाइप कर देना, जो आपको आंसर लग रहा है आपके हिसाब से। ब्लैंक नंबर 1 पहले आराम से देख लो, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो पहले, ऑप्शन को कहीं पर लिख लो कॉपी पे, ये ऑप्शंस कहीं पर लिख लो, फिर वापस मैं पैसेज पे लेके आता हूं, फिर आप एक एक करके मैच करके देखना कि क्या लग रहा है। ऑप्शन लिख लिया आपने? लिखो कॉपी में, पीस लिखो, कॉपी में लिखो, पीस, ऑब्जेक्ट, बॉडी और बीइंग, लिख लिया? आ जाओ। अब आप एक बार आप ऑप्शंस को देखते हुए यहां पर भरने की कोशिश करो, जरा एलिमिनेट करते हुए एक एक ऑप्शन को आराम आराम से देखो। चलो लिखो जरा ऑप्शन में, कमेंट में अपना अपना आंसर। कमेंट में सभी अपना अपना आंसर लिखिए, आपको क्या आंसर लगता है। लिखो, आंसर लिखो भाई जल्दी। कोई भी डैश, तो कोई भी क्या, कोई भी पीस, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज, बॉडी का मतलब क्या है, पर्सन, व्यक्ति, और बीइंग का मतलब इंसान, जिंदा इंसानों की बात हो रही होती है बीइंग। क्या आना चाहिए? और आगे क्या लिखा है? चक्कर लगाता है, कोई भी डैश जो चक्कर लगाता है। तो क्या कोई भी जीवित इंसान जो चक्कर लगाता है किसी प्लेनेट के चारों तरफ, क्या कोई जीवित लगाएगा? क्या कोई बॉडी चक्कर लगाएगी? क्या किसी चीज का कोई टुकड़ा चक्कर लगाएगा? सैटेलाइट की बात हो रही है ना, तो कोई भी वो चीज, कोई भी वो चीज, हम पर्टिकुलर किसी टुकड़े की नहीं बात कर रहे। प्लेनेट के चारों तरफ कोई बॉडी, कोई इंसान की बॉडी चक्कर लगाएगी नहीं, ठीक है। और बीइंग यानी कि सजीव के लिए यूज करते हैं, तो ये भी चक्कर लगाएगा नहीं। तो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली कोई भी चीज, तो यहां से आंसर क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, आंसर क्लियर हुआ, आंसर इज ऑब्जेक्ट। कोई भी वो चीज, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, बोलो हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही ये 4 ऑप्शंस लिख लो एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से, ताकि आपको ये आप देख सको इजीली। वहां पर तो एक साथ दिखेंगे आपको, आप एक बार देख लो जल्दी से। 4 ऑप्शन लिख लो। टॉस्ट, टॉस का मतलब पता है ना, सिक्का ऐसे उछालते हैं, टॉस करते हैं। लॉब, लॉन्च, मैं चलो मीनिंग नहीं पता मान के चलते हैं, कोई बात नहीं, मीनिंग नहीं पता, मान लो भूल जाओ कि तुम्हें टॉस की मीनिंग पता है, ठीक है। लिख लो बस इसको एक जगह पे, टॉस, लॉब, लॉन्च्ड, फ्लोटेड। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? आ जाओ भरना जरा ब्लैंक नंबर 2 में, ये रहा, इनटू स्पेस। इसके आगे भी पढ़ना, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, इसके आगे भी पढ़ना कम से कम एक सेंटेंस, यानी कि जहां तक फुल स्टॉप है, मैंने हमेशा बता रखा है आपको, ठीक है। और इसके पहले तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। चलो जल्दी फिर से सुन लो, आगे ब्लैंक के कम से कम एक सेंटेंस पढ़ा करो। चलो बताओ क्या आएगा आंसर, कॉपी पे लिखा है अपने आंसर,
मतलब ऑप्शन लिखा है आपने, उसमें से जल्दी आप कमेंट में लिख के बताइए क्या आएगा। कमेंट में लिखो आंसर। आ गया आंसर? कैसे आ गया आंसर? क्या लिखा है पढ़ो एक बार इसको। द अर्थ इज सर्कल्ड, पृथ्वी जो है घिरी हुई है, बाय अ लॉट ऑफ मैन मेड, बहुत सारे इंसानों के द्वारा निर्मित या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा। पृथ्वी जो है ना बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट से घिरी हुई है। इन 1957 1957 में द सोवियत स्पुतनिक वाज द फर्स्ट, ये सबसे पहला था, टू बी डैश इनटू स्पेस, जिसको स्पेस में डैश किया गया था। टू बी तो पहली चीज तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, इनटू स्पेस, जिसको स्पेस में डैश किया गया था। तो स्पेस में क्या किया गया था? बात हो रही है किसकी? सैटेलाइट की बात हो रही है। तो ये भी एक सैटेलाइट का नाम है सोवियत स्पुतनिक, बोलो हाँ कि ना। 1957 में पहला यही था जिसको स्पेस में डैश किया गया था। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे देखो। देयर आर करेंटली ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दुनिया भर के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, दुनिया भर के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं लॉन्च्ड इनटू स्पेस, जिनको स्पेस में लॉन्च किया गया है। तो यहां पर अगर लॉन्च्ड इनटू स्पेस है तो यहां पर भी तो लॉन्च्ड इनटू स्पेस ही होगा। क्या अलग दिख गया तुमको इसके अंदर गुरु? बताओ जरा। आंसर तो तुम्हें खुद दे दिया एग्जामिनर ने, लॉन्च्ड इनटू स्पेस। जब यहां पर खुद कह रहा है कि आज बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया है, तो यहां पर भी तो सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया होगा। बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन क्या था? टॉस मतलब उछालना नहीं, लॉब का मतलब क्या होता है? किसी गेंद को लेके ऊपर से हवा में फेंकना। सैटेलाइट को थोड़ी फेंका जाता है ऐसे, सैटेलाइट को तैरता थोड़ी है सैटेलाइट हवा में, उसको फ्लोट थोड़ी करवाया जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है। जब भी आप सैटेलाइट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसको लॉन्च करने की बात हो रही होगी। बोलो हाँ कि ना। तो आंसर आया कि नहीं आया आगे वाले को पढ़कर? बोलो आंसर आया कि नहीं आया आगे वाले को पढ़कर? ठीक है, अब इसको लिख लो जल्दी से। मैं फिर से कहता हूं, आपको मीनिंग नहीं भी पता, स्टर की मीनिंग नहीं पता, मान लो माइग्रेट की मीनिंग नहीं पता, आप लिख तो लो एक बार कम से कम। स्टर, माइग्रेट, जंप या मूव, लिख लो एक बार चारों को जल्दी से, फिर वापस मैं आपको पैसेज पे लेके आता हूं। अब आपसे ही करवाऊंगा मैं, तभी आप सीख पाओगे। लिखो चारों ऑप्शन, स्टर, माइग्रेट, जंप और मूव। लिखा? हमेशा कॉपी लेके बैठा करो क्लास में, कॉपी या ब्लैंक पेज या पेन साथ में लेके बैठा करो। ये लिख लिया आपने? लिखा? स्टर, माइग्रेट, जंप, मूव। वापस आ जाओ, आओ इस पे। ये रहा आपका पैसेज नंबर 3। अब उसके लिए आपको ना यहां से पूरा पढ़ते हुए फ्लो में जाना है। दीज सैटेलाइट, चलिए करिए, फ्लो में जाना है पूरा। फ्लो में नहीं जाओगे तो नहीं निकाल पाओगे आंसर। आइए पढ़िए, पढ़िए और आंसर बताइए। आप कमेंट में अपना आंसर बताइए। दीज सैटेलाइट्स मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू टॉक ऑन द फोन, यही सैटेलाइट्स पॉसिबल कर पाते हैं कि हम फोन पे बात कर पाते हैं, टेलीविजन देख पाते हैं, मौसम को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, मैप द वेरियस सरफेसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अलग अलग सरफेस को हम मैप कर पाते हैं इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से। लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव, और उस संसार के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है जिसमें हम लोग रहते हैं इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से। हाउ डज अ सैटेलाइट गेट स्टार्टेड, सैटेलाइट स्टार्ट कैसे होता है? यहां से एक अलग चीज शुरू हो गई है। यहां तक बता रहा था कि भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हमारे अंतरिक्ष में है, लॉन्च किए गए हैं, और वो क्या क्या करता है। अब सैटेलाइट स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। इट इज टिपिकली लॉन्च्ड इनटू स्पेस, कितनी कितनी बार देखो वही चीज बार बार, लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मींस ऑफ अ रॉकेट, एक रॉकेट की मदद से, ठीक है, ठीक है, रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। आफ्टर असेंडिंग इनटू द थिनर एयर, और जब वो रॉकेट थिनर एयर में पहुंच जाता है, ऊपर लेयर अबव द अर्थ, अर्थ के जस्ट ऊपर, द सैटेलाइट इज रिलीज्ड, सैटेलाइट अलग हो जाता है फ्रॉम द रॉकेट, रॉकेट से। फॉर अ सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च, सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और रॉकेट से स्पीड इज केयरफुली कैलकुलेटेड, रॉकेट की स्पीड को ना बड़े अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए, है ना, कितनी स्पीड में वो ऊपर जाना चाहिए, सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। नीचे से बैठकर साइंटिस्ट उसको कंट्रोल करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज पुश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं,
इन स्पेस इज पुश्ड टुवर्ड द अर्थ, वो सारी चीजें अर्थ की तरफ अपने आप ही खिंचती जाती है बाय द ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ में आपको पता है क्या है, ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण है। तो जितनी भी चीजें हैं हमारे स्पेस में वो सब पृथ्वी के सेंटर की तरफ क्या होती है, पुश होती हैं। द इनर्शिया ऑफ मोशन विल प्रोपेल द ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर मोटी मोटी लाइन नहीं भी समझ में आ रही, कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई लाइन नहीं समझ में आई, मान लो द इनर्शिया ऑफ मोशन, साइंस वाले बच्चों को पता है, आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, will propel the object into space if it has own velocity of motion। छोड़ दो लाइन। when the orbital velocity is exactly right, जब orbital velocity बिल्कुल right हो, ये भी नहीं समझ में आया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। these two opposing forces are balanced, तो जो दो opposing forces हैं इनको बैलेंस किया जाता है, causing the satellite to dash toward the earth, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है अर्थ की तरफ, टूवर्ड्स का मतलब क्या है, की तरफ, टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ डैश होता है। तो आप एक बात बताइए, कोई भी सैटेलाइट अर्थ की तरफ क्या होगा, अभी ऊपर आपने एक लाइन पढ़ी क्या, कि ग्रेविटी की वजह से जितनी भी चीजें होती है ना वो सब अर्थ की तरफ क्या होती है, पुश होती है, यानी कि अर्थ की तरफ बढ़ती है, अर्थ की तरफ बढ़ती हैं, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पर यही लिखा है कि दीज टू अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस्ड कॉजिंग द सैटेलाइट, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है टू डैश टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ डैश होता है, वाइल स्टिल हावरिंग ओवर इट्स सरफेस, और अर्थ के सरफेस के ऊपर वो हावर करता है, यानी कि इस तरीके से वो फ्लोट जैसा करता है, वो हावर करता है वो। तो यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त, यहां पर चार ऑप्शन थे, अर्थ की तरफ स्टर करता है, माइग्रेट करता है, जंप करता है या मूव करता है। इसका तो मीनिंग कम से कम आपको पता है ना, मूव का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी में ग्रेविटी है, और जो सैटेलाइट है उस ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ जाता है, उस जाने को मूव ही तो कहते हैं। तो तुमको मीनिंग पता हो या ना पता हो, तुमको एक की तो मीनिंग पता है। क्लोज टेस्ट मुश्किल नहीं होता, मैं फिर से वही बात आपको बता रहा हूं, पढ़कर आपको ऐसा लग सकता है कि मुश्किल है, लेकिन जब आप उसका एक लॉजिक समझ जाओगे, एक फ्लो समझ जाओगे, तो आपको आसान लगेगा। अब मुझे इन तीन की मीनिंग अगर नहीं भी पता, स्टर का मतलब होता है मिक्स करना, है ना, माइग्रेट का मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, जंप का मतलब कूदना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मूव की मीनिंग तो पता है। जानबूझ के भारी भरकम वर्ड्स आपको दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोलिए हाँ कि ना। अब इसको लिख लो जल्दी से, चार ऑप्शन लिखो अपनी कॉपी में, ध्यान इस पे दोगे तब ना मजा आएगा, ध्यान इस पे दोगे। ये वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो पेड वाला कंटेंट है, ये वो पेड वाला कंटेंट है जो बच्चों को पेड क्लास में मिलता है, इतना प्रीमियम कंटेंट, और तुम्हें फ्री में मिल रहा है, कदर नहीं है, फ्री की चीज की कदर नहीं होती है, एग्जैक्टली इतने बड़े पैसेज आपको सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको टाइम में उलझा सके वो एग्जामिनर, लेकिन आपको लजना नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि पैसेज जितना टफ दिखेगा उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। इस मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, याद रखना कि पैसेज आपको जितना टफ दिखेगा उतना ही उसको सॉल्व करना आसान होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। लिखो इसको, सेंड, डिस्चार्ज, डिलीवर, लोकेट। अब इन चार की मीनिंग तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगी। सेंड मतलब भेजना, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, या तो किसी को ड्यूटी से बर्खास्त कर देना, ड्यूटी खत्म कर देना उसकी, या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसका चार्ज खत्म कर दिया, है ना। डिलीवर का मतलब किसी सामान को कहीं पहुंचाना या अपनी स्पीच किसी तक पहुंचाना, मतलब पहुंचाने की बात होती है। और लोकेट का मतलब क्या होता है, पता लगाना लोकेशन के बारे में, पता है सबको इसके बारे में, लिख लिया आपने ये। अब यहां पर भरो आप चौथे वाले में, ये रहा आपका चौथा वाला भाई। अब फ्लो में पढ़ते आओ। A satellite is said to be in geostationary orbit। सैटेलाइट जब तक जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ ये जो होता है ना क्षेत्र, इसको बोलते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। व्हेन इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 24 आवर पीरियड। कोई भी सैटेलाइट अगर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा नहीं कर रहा है तो मतलब अभी वो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं है, ठीक है। It doesn't change when compared to a point on the surface of the earth। These orbits are typically used by satellites। ये जो ऑर्बिट है ना, सैटेलाइट इनको यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर, फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर। सैटेलाइट इनको दो चीजों के लिए यूज करते हैं, इस ऑर्बिट को दो चीजों के लिए यूज करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन के लिए और एक वेदर यानी कि मौसम के लिए। द कैमरा ऑन द वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं ना, मौसम बताने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके ऊपर जो कैमरा लगे होते हैं, टेक्स पिक्चर, वो पिक्चर लेता है एंड सेंड्स देम बैक। जो बड़े बड़े सैटेलाइट के ऊपर जो कैमरास लगे होते हैं वेदर सैटेलाइट पे, वो पिक्चर क्लिक करता है एंड सेंड्स देम बैक, और उन्हें वापस भेजता है टू अर्थ, पृथ्वी पर साइंटिस्ट के पास। दीज आर हेल्पिंग एड,
ये सहायता करते हैं इन वेदर फोरकास्टिंग। इसी की वजह से जो वैज्ञानिक है ना बता पाते हैं कि भैया कैसा मौसम रहने वाला आज का, ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स भेजते हैं वो। रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स, और जो रेडियो रिसीवर्स होते हैं, रेडियो क्या होती है, एक वेव होती है ना। रेडियो रिसीवर्स एंड एम्पलीफायर्स जो होते हैं ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अभी ऊपर हमने बात की किसकी, वेदर सैटेलाइट की, अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। कैन डैश वेव्स बैक, वो क्या करते हैं, वेव्स को वापस डैश करते हैं। तो जैसे यहां पर ये जो कैमरा, सैटेलाइट वाले जो कैमरा है, ये फोटो को भेजते हैं वैज्ञानिक तक, फोटो को भेजते हैं। ऐसे ही ये जो कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट है, ये भी तो क्या करते हैं, वेव्स को सेंड करते हैं। और बैक यहां पर भी लिखा है, बोलो हाँ कि ना। जैसे यहां पर सेंड देम बैक, ऐसे यहां पर सेंड वेव्स बैक। मिलाकर भी आंसर आता है, मिलाकर भी आंसर आता है। इसलिए मैं कहता हूं पैसेज के पीछे और आगे देखो, यहां पीछे से आंसर निकला, बोलो हाँ कि ना, आए कि नहीं। जैसे ये वाले सैटेलाइट का कैमरा जो है पिक्चर्स को वापस भेजता है, उसका काम है पिक्चर लेना। इसका काम क्या है, वेव्स को रिसीव करना। कम्युनिकेशन वाला जो सैटेलाइट है, इसका काम पिक्चर लेना नहीं है, इसका काम है वेव्स को रिसीव करना, उसे वापस भेजना। उसका काम है पिक्चर को लेना, वापस भेजना, इसका काम है वेव्स को लेना, वापस भेजना। तो क्या यहां पर सेंड ऑप्शन था, बिल्कुल यहां पर सेंड ऑप्शन था, तो मेरा आंसर आ गया, खत्म बात। बोलो हाँ कि ना। भैया एग्जामिनर खुद आपको आंसर लिख के देता है। अब कितना मुश्किल लग रहा होगा बच्चों को एग्जाम के अंदर, डरा रहा होगा उनको, उनके नींद में, उनके सपने में आ रहा होगा, रात को ऐसे उठते होंगे इसको याद कर करके कि अरे अम्मा ये क्या देख लिया मैंने एग्जाम में। लेकिन देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके आगे पीछे पढ़ा मैंने, ब्लैंक के आगे पीछे, और मेरा आंसर आ गया। ये वाला ब्लैंक के आगे पढ़ के आंसर आ गया था, ये ब्लैंक के पीछे पढ़ के आंसर आ गया, ये ब्लैंक के आगे पीछे पढ़ के आंसर आ गया। तो एग्जामिनर खुद ही तो आंसर दे रही है आपको, बोलो हाँ कि ना। बोलिए हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसको लिख लो, 5वें को, एंट्री, इंग्रेस, एक्सेस, अप्रोच लिख लो। मैं गारंटी देता हूं इसका आंसर आएगा। आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसकी तो पता है, इसकी तो पता है, इसकी तो पता है, काम हो गया। मैंने क्या बोला, निकालने के आंसर 100 तरीके हैं। अगर एक की नहीं पता 3 की पता है ना, या 3 की नहीं पता 1 की पता है ना, तो भी आंसर आ जाएगा। इसमें 3 की नहीं पता 1 की पता है मान के चलो, इसमें 3 की नहीं पता 1 की पता है मान के चलो, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी पता है। कहने का मतलब आंसर निकालने के 100 तरीके हैं। आप इसको लिखो अपनी कॉपी में, एंट्री, इंग्रेस, एक्सेस और अप्रोच, ठीक है। लिख लिया, लिखो एक बार जल्दी से। डिलीवर या डिस्चार्ज क्यों नहीं होता, अबे डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, अभी तो बताया मैंने, किसी को ड्यूटी से मुक्त कर देना, या किसी कोई मान के चलो कोई डिवाइस है उसकी आपने बैटरी खत्म कर दी। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि वो रेडियो रिसीवर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, वो क्या करते हैं, वेव्स को वापस भेजते हैं एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट सैटेलाइट रिसीव्स। मतलब जो फ्रीक्वेंसी उसको रिसीव होती है सैटेलाइट को, उससे डिफरेंट वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स को क्या करता है, वो वापस भेजता है। तो यहां पर डिस्चार्ज करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, किसी को डिस्चार्ज करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और डिलीवर मैंने क्या बताया, डिलीवर का क्या मतलब होता है, किसी सामान को कहीं तक पहुंचाना या अपनी बात को कहीं तक पहुंचाना। यहां पर वेव्स को पहुंचाने की बात हो रही है, तो पहले वेव को रिसीव करता है फिर वेव को भेजता है, तो भेजने को सेंड बोलते हैं। डिलीवर का मतलब होता है कोई फिजिकली कोई सामान कहीं पर पहुंचाना या अपनी बात कहीं पर पहुंचाना, जैसे डिलीवर अ स्पीच बोलते हैं ना, बस यहां पर वेव्स को भेजने की बात हो रही है तो सेंड आएगा, ठीक है। सर मैं आपके कोर्स से पढ़ रहा हूं, इंग्लिश के बेस्ट टीचर है। थैंक यू भाई, आपको पढ़ के अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, कौन से बैच में हो, कौन से बैच में हो? वेव के लिए रिलीज वर्ड यूज होता है, तो डिस्चार्ज की मीनिंग मैंने आपको बता दी, डिस्चार्ज की क्या मीनिंग है। वेव्स को डिस्चार्ज नहीं करते हैं दोस्त। डिस्चार्ज का मतलब क्या, किसी को चार्ज से हटा देना, ड्यूटी से हटा देना या बैटरी खपा देना, ये है डिस्चार्ज का मतलब। तो डिस्चार्ज यहां पर आ ही नहीं सकता। यहां पर क्या बोल रहा, वेव्स को रिसीव किया और उससे डिफरेंट वेव को वापस भेज दिया। तो यहां पर इतना तो पता लग गया कि भेजने की बात हो रही है, क्योंकि पहले रिसीव करता है वो सैटेलाइट, फिर धरती पर वापस भेजता है ना। जैसे ये वाले सैटेलाइट कैमरा से फोटो खींच के क्लिक क्लिक करके वापस भेजते हैं, तो ये भी तो वापस ही भेजेंगे सैटेलाइट। इनको भेजा क्यों गया ऊपर, मौज करने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन लो और भेजो, ठीक है।
आ रहा है समझ में? अच्छा, इसका लिख लिया आपने, अब पढ़ो यहां से भाई। The beaming frequencies of satellites that are parked too close to one another must not interfere with one another। भैया कई बार सैटेलाइट्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़िए। टेलीविजन सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। जो टेलीविजन के सिग्नल्स होते हैं ना उनको ट्रांसमिट किया जा सकता है, मतलब पहुंचाया जा सकता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर यूजिंग ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स। ये एक अलग प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स। एंड साइंटिस्ट्स कैन, जो वैज्ञानिक होते हैं, कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। कैन डैश, इतना तो पता है ना भैया, ये मॉडल है, ये तो जानते हो। मैंने क्या बताया, तरीके बहुत हैं। मैंने ब्लैंक के पहले देखा है कि मॉडल है, तो मुझे यहां पर वर्ब चाहिए। अब यहां पर ऑप्शन को देख लो। एंट्री क्या है? एंट्री क्या है? एक नाउन है। एंट्री क्या है? एक नाउन है। मॉडल के बाद नाउन तो नहीं आता, मॉडल के बाद नाउन तो नहीं आता। इंग्रेस क्या है? इंग्रेस भी नाउन ही है। जो मीनिंग एंट्री की है वही मीनिंग इंग्रेस की है। अप्रोच का मतलब क्या होता है? ये दोनों वर्ब है, ठीक है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। हालांकि एक्सेस नाउन भी होता है लेकिन वर्ब तो है ना, मुझे तो वर्ब चाहिए ना, तो ये दोनों वर्ब है। तो दो तो एलिमिनेट हुए कि नहीं हुए? मैंने क्या बोला, तरीके से है, कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लो, जिसकी तुम्हें मीनिंग ही ना पता थी वो एलिमिनेट हो गया। लेकिन कमाल की बात ये कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इंग्रेस एक नाउन है, ये भी तुम्हारा बिल्कुल कंसर्न, बिल्कुल जायज है। चलो ठीक है, तो तुम्हें इसकी मीनिंग नहीं पता, तुम्हें इसकी मीनिंग पता है, तुम्हें इसकी मीनिंग पता है। अप्रोच का मतलब क्या होता है? किसी तक पहुंच, जैसे मेरी बड़ी लोगों में अप्रोच है ना। और एक्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो ये कंप्यूटर है, मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगा रखा है और तुम कहते हो कि मैं आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकता हूं, तो एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस का मतलब कि आप उसको मतलब चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, या आपकी उस तक पहुंच है। कहने का मतलब ये है, बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे कंप्यूटर को यहां से बैठे बैठे एक्सेस कर सकता हूं, या तुम्हारे बैंक अकाउंट को बैठे बैठे मैं यहां से एक्सेस कर सकता हूं, या मैं सारे डेटा को एक्सेस कर सकता हूं, या बोलते हैं ना कि मेरे पास एक्सेस है। एक्सेस का मतलब मेरे पास क्या है? अप्रूवल है, या मैं वहां एंटर कर सकता हूं, मैं वहां एंटर कर सकता हूं, मैं वहां पहुंच सकता हूं। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है भाई? वैज्ञानिक कैन डैश साइंटिफिक डेटा। वैज्ञानिक जो है ना वो साइंटिफिक डेटा तक डैश कर सकते हैं फ्रॉम न्यूमरस सैटेलाइट्स, अलग अलग सैटेलाइट्स की मदद से। तो क्या कर सकते हैं? डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा को तो एक्सेस ही किया जाता है, डेटा को अप्रोच नहीं किया जाता। अप्रोच किसी व्यक्ति को किया जाता है, अप्रोच किसी व्यक्ति को किया जाता है। जैसे कोई लड़की जा रही है, तुम उसके पास जा रहे हो, या कोई लड़का जा रहा तुम उसके पास जा रहे हो बात करने के लिए, तुम उसे अप्रोच कर रहे हो, है ना। तो अप्रोच किसी इंसान को किया जाता है। यहां पर डेटा तक पहुंचने की बात हो रही है, तो डेटा तक पहुंचने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए ऐसी चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं? एक्सेस। क्या लगाते हैं? एक्सेस। तो तुम्हें अगर ये मीनिंग पता थी तो इसकी नहीं भी पता तो क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे तो सही तरीका यही कि मुझे पता है नाउन है तो दोनों एलिमिनेट हो गए, और इसकी मीनिंग नहीं कुछ अलग होती है, इंसान तक पहुंचना, किसी के पास जाना। तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना, बताओ भाई। यस, जैसे सीसीटीवी का एक्सेस हमारे फोन में ले सकते हैं हम लोग, तो एक्सेस मतलब किसी भी चीज के लिए एक तरीके का डेटा ही हुआ। एक्सेस का मतलब डेटा को एक्सेस कर रहे हो आप, है ना। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ कि ना। आप लोगों ने टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पैराजंबल की क्लासेस मैंने बोला था मैं डाल दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से डिले हो गया। मैं पैराजंबल की क्लास वहाँ पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और आज की भी क्लास में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और कल की क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इसी तरीके से पहले आपसे करवाऊंगा फिर मैं करूँगा। हम थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ट्रस्ट में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लोज टेस्ट के अंदर, ठीक है। मैं आपको क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और क्लोज टेस्ट के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको समझा दी हैं पिछली क्लास के अंदर, कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है। गुड इवनिंग सभी को। किस तरीके से क्लोज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है, क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज की क्लास में थोड़े से मैं कहते हैं ना टफ टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। तो अगर आज की क्लास आप मिस कर दोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है डायरेक्टली जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि मेंस आपका बिल्कुल ऐसा ही आएगा, मेंस के अंदर बिल्कुल ऐसा ही क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ध्यान से देखना है, नजर आपका इधर होना चाहिए और ध्यान जो है मेरी बात पे होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए भाई, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये पढ़ो, पहला स्टेप मैंने क्या बताया करने का, मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना होता है ना, जल्दी से इसको एक बार रीड कर लेना होता है। ये तब तक करना होता है जब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो मैं कहता हूं कि साथ साथ में पढ़ते रहो, आंसर निकालते रहो। जैसे मोटा मोटी पढ़ो
कि चेंजेस टू द अर्थ क्लाइमेट, कि अर्थ के क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं ड्रिवन बाय, जो कि ड्रिवन बाय का मतलब क्या है, जिसका कारण है। जैसे ये जो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, अर्थ के क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है उसका कारण है। क्या कारण है, इसके बाद जो चीज लिखी होती है। ड्रिवन बाय का मतलब के कारण हो रहा है ना, या की वजह से हो रहा है, के कारण या, ठीक है, के कारण या की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो चेंजेस टू द अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इतना तो आप समझ गए कि भैया अर्थ से या नेचर से या एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इतनी सी बात तो आप समझ जाओगे कि अर्थ के क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं ड्रिवन बाय, जो कि हो रहा है किसकी वजह से, इंक्रीज्ड, बढ़े हुए। तो क्या बढ़े हुए, क्या अर्थ के क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं किसके बढ़ने के कारण। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ब्लैंक दिया आपको, तो किस चीज के बढ़ने के कारण। अब अर्थ के क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई बढ़ रहा है अगर, तो कोई नेगेटिव चीज बढ़ रही है। अगर यहां पर बोल रहा है बढ़ने की वजह से, तो यहां पर कोई नेगेटिव चीज ही होगी जिसके बढ़ने की बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बोलो हाँ कि ना। और ब्लैंक के बाद भी एक बार देख लिया करो, मैंने बताया था कि ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद में जरूर देखा करो। इंक्रीज्ड डैश, क्या इंक्रीज्ड है यहां पर, ऑफ हीट ट्रैपिंग, हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज। मैंने क्या कहा था, कुछ नेगेटिव ही होगा। तो यहां पर बोल रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, वो जब धरती पर हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो उससे क्या होता है ना, जब सनलाइट आती है धरती तक तो धरती से टकरा कर, है ना, वो वापस ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, उस हीट को वहीं पर क्या कर लेती है, रोक लेती है। इसलिए उनको कहा जाता है हीट ट्रैपिंग। क्या कहा जाता है, हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑलरेडी हैविंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट। इसका ऑलरेडी हमें बड़े मात्रा में जो प्रभाव या परिणाम है वो देखने को मिल रहा है हमारे एनवायरमेंट पर। अब आप यहां से लेकर यहां तक समझ गए। एक पैसेज कम से कम, एक पैराग्राफ कह रहा हूं, एक सेंटेंस कम से कम आपको समझ में आ गया, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। कम से कम एक सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि भैया क्या कहना चाह रहा है। अब आइए जरा यहां पर देखिए ऑप्शंस, क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के फर्टिलाइजेशन के बढ़ने की वजह से। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उपजाऊकरण, उपजाऊ बनाना। तो ग्रीन हाउस गैसेस के उपजाऊ बनाने की वजह से या उसके उपजाऊपन बढ़ने की वजह से, मैंने क्या बोला, के बढ़ने की वजह से, तो कुछ नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस के क्रिएशन की वजह से, उसे कोई क्रिएट करता है क्या, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ग्रीन हाउस गैसेस को कोई बनाता है क्या, कोई क्रिएट करता है क्या, नहीं, कोई क्रिएट नहीं करता। उसके फीडिंग की वजह से, फीड का मतलब होता है भोजन कराना, खिलाना। फीड का मतलब क्या होता है, भोजन कराना, खिलाना। और एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिशन का मतलब होता है रिलीज होना। यानी कि ये जो क्वेश्चन था प्योरली बेस्ड था किसके ऊपर, वोकैब के ऊपर, किसके ऊपर, वोकैब के ऊपर। यहां पर आप इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे। मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपका क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होता है तो वहां पर आपको सिंपली क्या करना होता है मेरे दोस्त, वहां पर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना होता है। जैसे मैंने ये कहा कि भाई यहां पर लिखा है फर्टिलाइजेशन, तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन आंसर नहीं हो सकता, बोलो हाँ कि ना। फर्टिलाइजेशन जो है वो आंसर नहीं हो सकता, तो इसको मैंने काट दिया। क्रिएशन का मतलब आपको पता है कि भाई इंक्रीज्ड क्रिएशन, इंक्रीज्ड क्रिएशन मतलब ज्यादा मात्रा में लोग क्रिएट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, इसलिए परिवर्तन आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। लोग क्रिएट नहीं करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, तो क्रिएशन नहीं होगा। इंक्रीज्ड फीडिंग, लोग फीड करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कोई फीड किया जा रहा है, फीड का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता, फीड का मतलब क्या होता है, भोजन कराना। तो यहां पर एक ही ऑप्शन मेरे सामने जो सही बचता है, दैट इज व्हाट, एमिशन, ठीक है। एमिट का मतलब होता है रिलीज करना, एमिट का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। इसी का नाउन वर्जन बन जाता है एमिशन। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है उसको रिलीज कर रहे हैं हमारे कहां पर, वायुमंडल में। तो यही तो बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन बढ़ने की वजह से, यानी कि उसका रिलीज होने की, ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है वो उसकी वजह से। श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आपको पता है हमारे ग्लेशियर जो वो सिकुड़ते जा रहे हैं। एंड आइस शीट्स, ऑकरेंस ऑफ शिफ्ट्स इन फ्लावर प्लांट ब्लूमिंग, मतलब पेड़ पौधों के खिलने का जो समय है पहले अलग होता था, आज आप देखोगे अलग है। एनवायरमेंट के चेंजेस की वजह से हो रहा है ये, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ये, हाँ कि ना। हमारे क्लाइमेट में जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है कि भैया ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जो फूल पौधे थे उनके खिलने का समय पहले कुछ और होता था, अब कुछ और, या मतलब पूरा जो क्लाइमेट का जो साइकिल है पूरा, वो पूरा बिगड़ चुका है, एटसेट्रा। और भी कई सारे इसके प्रभाव है। देखो यहां पर क्या लिखा था, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उन्हीं इफेक्ट्स में से कुछ यहां पर लिखे थे, जैसे ग्लेशियर का श्रिंक होना, आइस शीट का श्रिंक होना, या फिर ये फूल पौधों के खिलने के समय में बदलाव आना, ठीक है, एटसेट्रा आर क्रिएटिंग एन ओवरऑल। तो ये सारी चीजें जो है ना क्रिएट कर रही है। अब ये सारी चीजें अगर क्रिएट कर रही है, ये सारी चीजें नेगेटिव चीजें दर्शा रही है, बोलो हाँ कि ना। भैया अगर आइसबर्ग क्या हो रहा, मैंने क्या बोला था, ओवरऑल ना आपको टोन को पकड़ना होता है,
मैंने आपको समझाया था, आपको याद है कि पैसेज का टोन आपको देखना होता है कि या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो वो नेगेटिव होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। यहां पर मुझे पता है नेगेटिव टोन में सब कुछ चल रहा है, हाँ कि ना। तो मुझे पता है कि भैया ये सारी चीजें नेगेटिव है, तो अगर ये क्रिएट करती है किसी चीज को, तो क्रिएट जिस चीज को कर रही है वो भी नेगेटिविटी को दिखाएगा। बोलो हाँ कि ना। यहां पर एक वर्ड लिखा है डिस्पोंडेंस, यानी कि निराशा, ठीक है। अच्छा यहां पर लिखा क्या है देखो, एन ओवरऑल डैश, एक ओवरऑल डैश क्रिएट कर रही है ये किसमें, आगे भी पढ़ो ब्लैंक के, इन द नेचुरल इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में एक डैश क्रिएट कर रही है, तो मतलब एक नेगेटिव चीज होना चाहिए हमारे इकोसिस्टम में। एक बात बताओ मुझे, मेरी बात को ध्यान से समझना, इकोसिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी काम आता है इन चीजों को करने में। मतलब हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, है ना, जीव जंतु पेड़ पौधे सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हाँ कि ना, यही तो इकोसिस्टम होता है। अब आपने ऊपर भी क्या पढ़ा कि भैया ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इकोसिस्टम पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोसिस्टम में अगर एक चीज इंपैक्ट होती है तो दूसरी चीज भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। बोलो हाँ कि ना। देखो थोड़ा सा ना समझ समझ के भी करोगे, अगर लॉजिकली करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है कि भैया ये फूल पौधों के खिलने का समय अगर चेंज हुआ तो उसकी वजह से किसी और पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। यानी कि ओवरऑल नेचुरल इकोसिस्टम को इसने क्या कर दिया, हिला के रख दिया है, या जो इकोसिस्टम में एक बैलेंस था उस बैलेंस को बिगाड़ के रख दिया है। यही कहने का मतलब है, ये इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है, यही कहने का मतलब है। मतलब आएगा तो नेगेटिव ही आएगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, डिस्पोंडेंस यानी कि निराशा, इकोसिस्टम के अंदर एक निराशा पैदा कर दी है, या एक क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड चाहिए, या इकोसिस्टम में एक भूख पैदा कर दी। हंगर का मतलब तो सबको पता है भाई, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे कि सर हंगर नहीं आएगा। मतलब इन चीजों ने, ये जो चीजें जो चेंज हो रही है, इन्होंने इकोसिस्टम में हंगर पैदा कर दिया है, हंगर क्रिएट कर दिया है, या फिर क्रिएटिविटी क्रिएट कर दिया है, या फिर डिस्पोंडेंस। अब आपको इन दोनों में अगर डाउट भी होता तो आप आंख बंद करके इसका आंसर लगाते, क्योंकि इम्बैलेंस का मतलब सबको पता है कि पहले इकोसिस्टम क्या था, बैलेंस्ड था, हर चीज का एक मतलब फिक्स्ड टाइम था कि फूल पौधे कब खिलेंगे, ग्लेशियर कितनी कितनी मात्रा में पिघलेगा, हर चीज का एक क्या था ना, बैलेंस था, सारी चीजें बैलेंस थी। लेकिन अब सारी चीजों का बैलेंस जो है ना वो हिल गया, यानी कि सारी चीजें क्या हो गई हैं, इम्बैलेंस हो गई है। मतलब जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, इन्होंने इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस पैदा कर दिया है। बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, ये समझ गए आप, आगे बढ़िए। कंडीशंस लाइक द राइज इन सी लेवल। अब देखो यहां पर कुछ और कंडीशंस यानी कि इंपैक्ट बताए जा रहे हैं कि समुद्र के लेवल में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, है ना, और सॉल्ट वाटर लगातार उसमें इंट्रूड कर रहा है, यानी कि उसके अंदर समाता जा रहा है। हैव एडवांस्ड टू द पॉइंट, वो इस हद तक एडवांस यानी कि बढ़ चुके हैं, इस हद तक, टू द पॉइंट वेयर, जहां होल, जहां पूरी की पूरी डैश, हैव हैड टू रिलोकेट। अब रिलोकेट का मतलब क्या होता है देखो, ब्लैंक के बाद भी पढ़ना है। मतलब समुद्र का सी लेवल इतना बढ़ चुका है, नमक के पानी का इंट्रूजन इतना ज्यादा हो चुका है कि पूरे के पूरे डैश को रिलोकेट करना पड़ा, हैड टू रिलोकेट। यानी कि रिलोकेट का मतलब क्या है, रिलोकेट का मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो किसकी बात हो रही होगी, किसी सजीव की ही बात हो रही होगी। अगर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की बात हो रही है तो किसी सजीव की ही बात हो रही होगी। और यहां पर लिखा होल, यहां पर क्या लिखा, होल, और होल के साथ मैं आपको बता दूं, होल के साथ ना, होल के साथ आप पीपल नहीं लिखते। आपको लगेगा अगर सजीव है तो होल के साथ पीपल नहीं लिखते, पीपल के साथ ऑल लिखते हैं, ऑल द पीपल लिखते हैं ना। बात समझ में आ रही है, होल के साथ पीपल नहीं लिखते। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है कि किसको रिलोकेट करना पड़ा, मॉब को रिलोकेट करना पड़ा, या कम्युनिटीज को रिलोकेट करना पड़ा, या कंडीशंस को रिलोकेट करना पड़ा, या पीपल को रिलोकेट करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, ठीक है, हाँ एमटीएस की क्लास कल सुबह 9:30 बजे होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि पीपल के साथ में होल, देखो ये भी आपको देखना, ब्लैंक से पहले क्या लिखा, होल लिखा है। तो होल पीपल कभी सुना है आपने, कभी आपने सुना है होल पीपल, सुना है, नहीं सुना आपने। होल के साथ में कोई काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, होल पीपल नहीं आएगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो पीपल कट गया यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना। होल कंडीशन, मैंने क्या बोला, सजीव की बात हो रही है, क्योंकि रिलोकेट करने की बात हो रही है, यानी कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की बात हो रही है। तो सजीव की बात हो रही है, किसी जीवित की बात हो रही है। कंडीशन कोई जीवित इंसान या जानवर थोड़ी है, नहीं है, तो कंडीशन कट गया, एलिमिनेट कर रहा हूं मैं। अब बच्चे मेरे पास दो, मॉब और कम्युनिटीज। अब जिनको मीनिंग नहीं भी पता, मान लो मॉब की मीनिंग क्या है, कम्युनिटीज की मीनिंग क्या है, तो इतना तो कोई मतलब होगा नहीं कमजोर कि कम्युनिटी का मतलब ना पता हो। अगर आपको मॉब का मतलब नहीं भी पता, आपको कम्युनिटी का मतलब पता है। कम्युनिटी का मतलब होता है पूरा का पूरा समुदाय, लोगों का पूरा समूह। तो आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल सही आंसर जा रहा है मेरा,
कि भाई पूरे के पूरे समुदाय को, पूरी की पूरी कम्युनिटीज को, होल कम्युनिटीज को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा मजबूरन, है ना। मॉब का मतलब वैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है, एक ऐसी किस्म की भीड़, एक ऐसी किस्म की भीड़ जिसका पर्पस होता है हिंसा करना, दंगे करना, नेगेटिविटी को फैलाना। तो हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरी की पूरी कम्युनिटी, क्योंकि होल लिखा है ना, हम तो होल कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे समुदाय को जो है जगह छोड़कर जाना पड़ा। बोलिए हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। वैसे तो ये सीजीएल मेंस के लिए क्लासेस हो रही है, लेकिन एमटीएस के लिए भी क्लासेस, मतलब ये एमटीएस में भी आता है, ठीक है। वैसे स्पेसिफिक ये सीजीएल मेंस वालों के लिए, लेकिन एमटीएस में भी ये आता है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना सुबह 9:30 बजे एमटीएस वालों की लाइव क्लास होती ही है। कल सुबह 9:30 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास होगी फिर से, तो उसमें जुड़ जाना अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। वहां पर कराऊंगा तरीके से। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन आइए। तो पूरी की पूरी कम्युनिटीज को रिलोकेट करना पड़ा वाइल प्रोट्रैक्टेड ड्राउट्स। ड्राउट्स का मतलब क्या होता है, सूखा, सूखा पड़ जाता है ना पानी की कमी की वजह से। प्रोट्रैक्टेड ड्राउट्स आर पुटिंग पीपल एट रिस्क। जो सूखा पड़ रहा है भैया, वो लोगों को रिस्क में डाल रहा है। किस चीज के रिस्क में, रिस्क ऑफ, किस चीज के रिस्क में, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर कुछ नेगेटिव ही वर्ड आएगा। टोन नेगेटिव है ना, बोलो हाँ कि ना। और मैंने पढ़ लिया कि भैया सूखा जो है ना लोगों को रिस्क में डाल रहा है, और यहां पर वर्ड आपने देखा रिस्क में डाल रहा है, तो किस चीज के रिस्क में डाल रहा है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन क्या है, लोगों को फेमाइन, अब आपको मान लो फेमाइन की मीनिंग नहीं पता तो आगे तो पढ़ो। लोगों को प्रेगनेंसी के रिस्क में डाल रहा है, अरे सूखा पड़ने से लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नेचर का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना, ये बताओ मुझे जरा भाई। नेचर का जो नेचर के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, चाहे सूखा पड़ रहा है, चाहे ज्यादा बरसात आ रही है, उससे इंसान क्या प्रेग्नेंट हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होते थे प्रेग्नेंट है। सर्जरी, लोगों की सर्जरी का रिस्क बढ़ गया है, मतलब नेचर में परिवर्तन होने की वजह से, क्लाइमेट में चेंजेस होने की वजह से, हमारे एनवायरमेंट में इम्बैलेंस पैदा होने की वजह से उसने लोगों को सर्जरी के रिस्क में डाल दिया है। सर्जरी का क्या लेने देना नेचर से, एनवायरमेंट से? ओवर पॉपुलेशन का क्या लेने देना? ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जब पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन। तो आपको एलिमिनेट करना आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको एलिमिनेट करना आ गया तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे आपको फेमाइन की मीनिंग पता थी या नहीं पता थी, कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं करेगा। वैसे फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी। ऑब्वियस सी बात है, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो अनाज कम पैदा होगा, और इसी चीज ने लोगों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है, या भूखमरी के रिस्क में डाल दिया है। तो एक नेगेटिव वर्ड है भूखमरी। बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? सब करवाऊंगा, फिलर्स भी करवाऊंगा, एरर्स भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। अभी पहले जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनका ज्यादा वेटेज है, जैसे मैंने आपको पैरा जंबल करवा दिया, अब मैं आपको क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा। ठीक है, कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा, आज ये खत्म हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको कॉमन एरर्स, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, 15 मैराथन में मैंने बोला है, 15 मैराथन के अंदर मैं करा दूंगा। अगर शिद्दत के साथ किसी ने ले लिया, सेलेक्ट हो जाते हो अगर इस मैराथन को पढ़ के, कहीं भी जाते हो तो नाम जरूर ले देना कि हम रोशन सर से पढ़े थे, बिक मत जाना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे मैंने आंसर निकाला इसमें से? बोलो हाँ कि ना। फिर आप लोग कहते हो सर मुश्किल है, फेमाइन का मतलब नहीं पता। अरे तो तुम्हें इन तीनों की मीनिंग तो पता है, तुम्हें पता है कि रिस्क में डाला जा रहा है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट लोगों को रिस्क में डाल रहा है, तो एनवायरमेंट लोगों को प्रेगनेंसी, सर्जरी, ओवर पॉपुलेशन के रिस्क में थोड़ी डालेगा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ह्यूमन कॉज, क्योंकि मानवों ने ही निर्माण किया है ग्लोबल वार्मिंग का, मानवों की वजह से हुआ है, मानवों की वजह से जो उत्पन्न हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, उसके जो इफेक्ट्स हैं यानी कि जो प्रभाव हैं, आर, वो क्या है, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? आर डैश फॉर पीपल, वो लोगों के लिए ना डैश है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नेगेटिव बात होगी कि भैया लोगों के द्वारा जो निर्माण हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का, या लोगों के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है ना, उसके जो प्रभाव है वो डैश है। किसके लिए? लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? अलाइव टुडे, जो लोग आज जीवित है ना उनके लिए डैश है। तो डैश क्या है? कोई नेगेटिव वर्ड ही होना चाहिए। क्या है डैश? आइए, डैश हार्ट ब्रेकिंग है, या कॉन्ट्राडिक्टरी है, या इरिवर्सिबल है, या कंडीशनल है। अब यहां पर थोड़ी सी चतुराई से अगर आप काम लोगे कि भैया लोगों ने जो ग्लोबल वार्मिंग को खुद से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लोगों की वजह से तो हुआ है, लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना नहीं जानते, पर्यावरण को साफ रखना नहीं जानते। बोलो हाँ कि ना। तो लोगों की वजह से जो हुआ है ना, उसका जो प्रभाव है, उस ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो लोगों के लिए डैश है। तो लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग है,
मतलब लोगों के लिए दिल तोड़ देने वाला प्रभाव है या लोगों के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये तो इसकी मीनिंग तो पता है आपको, अभी आगे बढ़ो। क्या आपको कॉन्ट्राडिक्टरी की मतलब पता है? अगर मान के चलो आपको पता है कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऑपोजिट। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब किसी चीज के ऑपोजिट। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं, फिर कल मैं उसी के ऑपोजिट बात बोल रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो आपने अपनी बात में ही कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दिया। तो यहां पर किसी कॉन्ट्राडिक्शन की तो बात नहीं हो रही है। कॉन्ट्राडिक मान के चलो आपको मीनिंग नहीं पता, तो इसकी मीनिंग पता है। इरिवर्सिबल की मीनिंग आपको पता है कि नहीं पता, ये बताओ मुझे। इरिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब क्या होता है? तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, मीनिंग आ जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या होता है? गाड़ी रिवर्स करते हैं, इसका मतलब गाड़ी पीछे ले रहे हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? पीछे लेने योग्य। और इरिवर्सिबल का मतलब अब उसको पीछे नहीं ले सकते या अब उसको चेंज नहीं कर सकते, यही मीनिंग होगी। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल की मीनिंग ये होगी कि अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कंडीशनल का मतलब क्या है? कि कंडीशनल है, मतलब टेम्पररी है। तो लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, क्या वो कंडीशनल है? मतलब सबके लिए अलग अलग है। कंडीशनल का मतलब सबके लिए कंडीशन अलग अलग है, प्रभाव तो सबके ऊपर एक जैसा ही है। तो कंडीशनल चीज नहीं है वो, हार्ट ब्रेकिंग नहीं है। हार्ट ब्रेकिंग कोई न्यूज होती है, ये तो प्रभाव है ना। ये जो प्रभाव है ना, लोगों के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे आप पैसेज में भाई, आप पैसेज को इमोशनल टोन नहीं दे सकते। पैसेज में बात की गई है पर्यावरण की, पर्यावरण से होने वाले लोगों को नुकसान की, और लोगों से होने वाले पर्यावरण को नुकसान की। तो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और उसकी वजह से लोगों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, वो हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है, वो क्या है? इरिवर्सिबल है। यानी कि ऐसे प्रभाव है ना जिनको आप बदल नहीं सकते अब, क्योंकि वो प्रभाव अब आपको और लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। बोलो हाँ कि ना। अरे भाई कितनी बार मैं आपको समझाऊंगा। टॉपर बैच के अंदर वो कैब की आप बात कर रहे हो, वो कैब अपलोड उसके अंदर होगा, मैंने सैकड़ों बार तो बता दिया। डेली बच्चे मैसेज करते हैं वो कैब को लेकर, मैंने बता तो दिया। उसके अंदर वो कैब अपलोड होना बाकी है, वो कैब अपलोड हो जाएगा। और बाकी उसके अंदर जो आप आर्टिकल बोल रहे हो, तो आर्टिकल उसके अंदर अपलोड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। एक दिन में सब कुछ नहीं होता है ना, बहुत सारे बैचेस है, सबको मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजें होंगी धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। जब आपको बोला गया है तो सारी चीजें मिलेंगी। मैंने बोला है तो विश्वास कर लो उसके ऊपर भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मत सोचो कि 99 में सर ने बैच दिया तो सर कम देंगे। आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिल चुके हैं, है ना। आपको कॉम्प्रिहेंशन के सारे टॉपिक, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मिल चुका है। आपको एडियम्स मिल चुके हैं, वन वर्ड्स के काफी लेक्चर्स मिल चुके हैं। एंटोनिम सिनोनिम जो लेक्चर बाकी है वो अपलोड हो जाएंगे, आर्टिकल बचा है भाई अपलोड हो जाएंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। आगे बढ़ो, अब इसको करो आप, ये इजी है, इसको आप कर सकते हो। प्रिंटिंग एरर, हमारे टाइपर ने, सॉरी टाइपर कह रहा हूं, टाइपिस्ट ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हमने एक पर्टिकुलर बुक से इसको टाइप करवाया है, क्योंकि हमें कंटेंट जहां से मिल जाए, अच्छा कंटेंट हम लोग वहां से लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ कंटेंट है। किसी ने इसको खुद तो नहीं बनाया, किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी किताब ने, उन्होंने तो भाई एग्जाम से जो लिया कंपाइल कर दिया, हमने वहां से यहां डाल दिया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ना। आइए करिए इसको, जल्दी से कर लोगे आप इसको, करो। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करो पहले। आ रहा है समझ में?
किस बारे में है पैसेज, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, बोलो, कमेंट करके बताओ जल्दी से। पहले आपने इसको पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, ऑप्शन देना है, ऑप्शन देना है, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन का तो ये रहा ऑप्शन, तो इसका तो आंसर लिख दो कम से कम कमेंट में। पहले क्वेश्चन का तो ये रहा, ससेप्टिबल, डिस्पोज, इंक्लाइन, केपेबल। प्योर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, अब जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे मेंस के लेवल के क्वेश्चन है, मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आपके मेंस में इसी लेवल के क्वेश्चंस मतलब देखने को मिलेंगे, सारे ऐसे नहीं होते हैं, कम से कम हेलो सर, क्लोज टेस्ट देगा, बहुत अच्छा था, ठीक है, धन्यवाद। कोई इंग्लिश का बैच बताइए जिसमें फाउंडेशन से हो, तो शुरू से बताता आ रहा हूँ, अभी मेरा नया बैच शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है, वो मंडे से, अभ्यास बैच के नाम से है, ठीक है। फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ लाइव उसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो कल से स्टार्ट हो रहा है शाम को 7:30 बजे। और कहाँ से मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश बाय रोशन सर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर सीधा ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाना, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हो वहाँ पे लिख देना इंग्लिश बाय रोशन सर, तो ऐप आ जाएगा। ऐप पे जाके देखोगे कोर्सेज में अभ्यास के नाम से एक बैच मिलेगा, वो बैच आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। पहला हो गया, अब हम लोग हैंड टू हैंड आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आइए, चलिए, हेलो भाई सभी को, हेलो सभी को, हेलो सभी, हेलो और हेलो। देखो, फ्रॉग्स आर द एम्फीबियंस, फ्रॉग जो है ना वो एम्फीबियन होते हैं, तो इतना पता लग गया कि फ्रॉग के बारे में पैसेज में बात की जाएगी। फ्रॉग्स जो होते हैं वो एम्फीबियन होते हैं। अब आपको एम्फीबियन का मतलब पता है, अगर आप एग्जाम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एम्फीबियन का मतलब पता होना चाहिए। वन वर्ड में आपसे पूछेगा ये एम्फीबियन का क्या मतलब होता है। एम्फीबियन का मतलब होता है कोई ऐसा जीव जो धरती पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। आपसे पूछेगा एन एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो धरती पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो मेढक वही होता है, मेढक, मेंढक। इट इंडिकेट्स, इसका ये मतलब होता है दैट दे आर, अच्छा एम्फीबियन का क्या मतलब होता है, यही आपको आगे बता रहा है कि इट इंडिकेट्स, इसका ये मतलब होता है दैट दे आर, कि वो हैं, वो क्या हैं, डैश हैं, किस चीज के, ऑफ लिविंग बोथ, मतलब जीने के डैश हैं, किस पर जीने के, पानी में भी और जमीन पर भी। तो मैंने क्या बोला, फ्रॉग जो है ना पानी और जमीन दोनों में रहने के योग्य हैं, दोनों में रहने के लायक हैं। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। तो क्या आना चाहिए, ससेप्टिबल आना चाहिए, डिस्पोज आना चाहिए। ये क्या हो रहा है भाई, अरे शिपवा कैसे आ गया इधर, रुको रुको, बताइए, ससेप्टिबल आना चाहिए, डिस्पोज आना चाहिए, इंक्लाइन आना चाहिए, केपेबल आना चाहिए। मैंने क्या बोला, तुम्हें इसकी मीनिंग नहीं पता, इसकी मीनिंग नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी तो पता है केपेबल, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। केपेबल का मतलब होता है योग्य, तो वही तो बोलना चाह रहा है कि मेंढक उभयचर होते हैं, यानी कि वो जमीन पर और पानी में दोनों पर रहने के योग्य हैं। तो योग्य होने की ही तो बात कर रहा है, तो केपेबल तो पता था। अपने इंस्टिंक्ट को यूज किया करो एग्जाम में। एमटीएस की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक अच्छी है, एमटीएस की प्रैक्टिस सुबह 9:30 बजे होती है इसी चैनल पे, लाइव क्लासेस होती हैं, वो देख लेना। कोई बुक नहीं चाहिए, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको यार, अपने इंस्टिंक्ट को यूज किया करो। जब आपको पता है कि एम्फीबियन का क्या मतलब होता है, जो जमीन और पानी दोनों पर रह सके, दोनों पर रहने के योग्य हो, उसके अंदर योग्यता होती है, उसके अंदर काबिलियत होती है। तो आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, इसकी नहीं पता, नहीं पता तो गोली मारो, इसकी तो पता है कम से कम तुम्हें। तो अपने इंस्टिंक्ट को यूज करके इसका आंसर आप लगा सकते थे। आगे बढ़िए, फ्रॉग्स हैव, मेंढक के पास होता है लॉन्ग, लंबे लंबे बैक लेग्स, मतलब उनके पीछे की जो टांगे होती है वो लंबी लंबी होती हैं, दैट जो प्रोपेल करती है उनको। प्रोपेल का मतलब वही होता है इनकरेज करना या फिर काबिल बनाना। देम इनटू द एयर, जो मतलब उनको हवा में उछलने में मदद करता है। इनटू द एयर लिखा है ना, मतलब हवा में उछलते हैं वो अपने पीछे वाले पैर की मदद से। मेकिंग देम
एक्सीलेंट जंपर्स, देखो यहां पर लिखा है जो उन्हें बड़े शानदार जंपर बनाते हैं, मतलब वो बड़े अच्छा जंप करते हैं वो पीछे के पैरों की मदद से, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। अ लार्ज पोर्शन ऑफ देम, और उन मेंढकों का एक जो बड़ा पोर्शन होता है ना, हैव सकर्स ऑन देयर फिंगर, उनके फिंगर में ना सकर्स होते हैं, फिंगर में सकर, तो आपको पता है मेंढक के फिंगर में सकर्स होते हैं, मतलब वो सक यानी कि चिपक जाते हैं किसी भी चीज पर, ठीक है। विच असिस्ट देम विद हैंडलिंग सिक्योरली ऑन ट्रिकी सर्फेसेस, तो जो ट्रिकी सर्फेसेस होते हैं ना, फिसलन वाले जो सर्फेसेस होते हैं उनके ऊपर वो इजिली हैंडल कर लेते हैं, मतलब चिपक कर वो अपने आप को संभाल लेते हैं। दे फाइंड क्विक बग्स, उनको बहुत जल्दी जो बग्स हैं यानी कि जो कीड़े हैं वो मिल जाते हैं। विद द डैश ऑफ देयर लॉन्ग टैकी टंग, टंग यानी कि जीभ, उनको कीड़े मिल जाते हैं अपने लंबे चिपचिपे जीभ से। तो जीभ की किस से लिखा है ना, विद द डैश ऑफ, अपने डैश के, किस चीज के डैश के, लॉन्ग टैकी टंग, उनके जो लंबे लंबे चिपचिपे से जो जीभ होते हैं उसके डैश की वजह से उनको क्या होता है, जो कीड़े हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। तो उनके डैश की वजह से, तो किसकी वजह से भाई आप बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे मेरे जीभ की मदद से या मुझे मेरे जीभ की वजह से, तो मदद से की वजह से, यही तो बोलना चाह रहा है कि उनको उनके जीभ के डैश की वजह से। तो जीभ के किसकी वजह से, एक बात बताओ, जब यहां पर लिखा है कि मेरे दोस्त उनके जो फिंगर्स हैं वो उनको असिस्ट करते हैं क्या करने में, क्या करने में, उनको लैंड करने में, ताकि वो इजीली लैंड कर सके धरती के ऊपर। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो अगर उनके फिंगर्स उनको असिस्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से उनकी जो जीभ है, उनकी जो जीभ है, मैंने क्या बोला, आगे पीछे पूरा पढ़ा करो, उनकी जो जीभ है वो भी तो हेल्प ही कर रही है ना बग्स को पकड़ने में, कीड़ों को पकड़ने में। बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। उनकी जीभ उनको बैक करती है, एक्सक्यूज देती है, असिस्ट करती है या एनकरेज करती है। तो असिस्ट करती है। जब यहां पर ऑलरेडी आपको असिस्ट नाम का एक वर्ड दे रखा है तो आपका, मैंने क्या बोला, एग्जामिनर जानबूझ के देता है ये चीजें। जब मैं बोल रहा हूं तो इस चीज को मानो। 100 में से 90 पैसेज में आपको ऐसे दिखाऊंगा जिसमें आंसर जो है ना या तो ब्लैंक के पहले से निकल जाता है या ब्लैंक के बाद पढ़ के निकल जाता है। 100 में से 90 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा सकता हूं। अब अगर आप होशियार हो तो आप आराम से निकाल लोगे आंसर, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो थित्थर हैं, हम नहीं सुनेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, आप ढूंढते रहो आंसर। अरे जब पता है कि यहां पर ऑलरेडी एक वर्ड आपको दे रहा है कि भाई असिस्ट करते हैं उनके फिंगर्स उनको, वैसे भी लॉजिकल थिंकिंग लगाओगे ना तो उनकी जीभ उनको क्या करती है, बैक करती है। बैक का मतलब सपोर्ट करना, एक्सक्यूज देना, बहाना करती है, एनकरेज करती है जीभ उनको। जीभ एनकरेज करेगी कि बेटा ले बाहर कर, नहीं, जीभ उनको असिस्ट करती है, उनकी मदद करती है कीड़ों को पकड़ने में। भाई आपके शरीर का कोई अंग है तो वो आपकी मदद ही तो कर रहा है, वो आपको एनकरेज नहीं कर रहा। आप उसको एनकरेज कर रहे हो, बेटा उठ जा, आप एनकरेज कर रहे हो, वो आपको एनकरेज नहीं कर रहा है। समझे बात को, हाँ कि ना? क्लियर है? आगे देखिए भाई, फ्रॉग्स डू नॉट ऑल कंटेन पॉइजन, मतलब सारे फ्रॉग्स के अंदर पॉइजन यानी कि जहर नहीं होता। व्हेन थ्रेटेंड बाय प्रीडेटर्स, लेकिन जब उनको थ्रेटन यानी कि जब उनको कोई खतरा होता है, खतरा फील करते हैं वो किसी शिकारी से। सम फ्रॉग्स यूज अ वेनम, तो कुछ फ्रॉग्स एक अलग तरह का वेनम यूज करते हैं, मतलब जहरीला पदार्थ यूज करते हैं। दैट दे हैव डेवलप्ड, जो उन्होंने खुद डेवलप किया है अपनी बॉडी के अंदर, वो वेनम यूज करते हैं जब उनको खतरा महसूस होता है। द गोल्डन डार्ट फ्रॉग, अब यहां पर एक विशेष प्रकार के फ्रॉग की बात हो रही है तो इसको याद रखने का। द गोल्डन डार्ट फ्रॉग, ठीक है, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लीथल फ्रॉग, वो दुनिया का सबसे खतरनाक फ्रॉग है, सबसे खतरनाक मेंढक है। वन फ्रॉग्स स्किन, एक फ्रॉग की जो स्किन है, इसी फ्रॉग की बात हो रही है, इसमें से किसी एक फ्रॉग की जो स्किन है ना, हैज द पोटेंशियल, उसके पास इतनी पावर है एक स्किन में, टू किल अप टू 1000 पीपल, की भैया उसके एक स्किन से, एक मेंढक के स्किन से 1000 लोग मर सकते हैं, इतना उसके अंदर विष यानी कि जहर होता है। कौन सी, किसके अंदर? गोल्डन डार्ट फ्रॉग के अंदर। द नॉर्मल फ्रॉग कंटेन्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो नॉर्मल फ्रॉग होते हैं ना उनके पास एक थोड़ा सा टॉक्सिक यानी कि नशीला सब्सटेंस उनके शरीर में होता है, जहरीला नहीं नशीला टाइप का होता है। विच इट डैश, जो, विच मतलब क्या, यही टॉक्सिक, यही जो टॉक्सिक चीज है, यही जो टॉक्सिक चीज है इसी की बात हो रही है। जो विच इट डैश फ्रॉम इट्स स्किन, जो ये अपने स्किन से डैश करता है, जो मेंढक अपने स्किन से डैश करता है। तो मान लो देखो जहर कहां पर है, मेंढक के पास ही है, और यहां पर क्या बोल रहा है, अपनी स्किन से डैश करता है। तो स्किन से डैश, तो जहर को क्या करेगा, स्किन से रिलीज करेगा। मेरी बात को समझो, ऑप्शन देखो यहां पर क्या है। जो वो अपने स्किन से, मतलब जिस जहर को वो अपने स्किन से स्पेल करता है, रेडिएट करता है, ग्लो करता है या स्क्वीक करता है, आप मुझे बताइए क्या आना चाहिए। मतलब उनके पास जो विशेष प्रकार का वेनम होता है उसे वो अपने स्किन से क्या करते हैं, लिखा है ना फ्रॉम स्किन, यानी कि अपने स्किन से, फ्रॉम इट स्किन, अपने स्किन से क्या करेंगे, उस जहर को अपने स्किन से क्या करेंगे, इस फ्रॉम वर्ड को पकड़ा मैंने।
तो अपने स्किन से मान के चलो आपको स्पेल का मतलब नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए स्पेल का मतलब क्या होता है। स्पेल का मतलब जादू करना भी होता है, स्पेल का मतलब किसी वर्ड की स्पेलिंग सुनाना भी होता है ना। तो ये तो आंसर नहीं है। रेडिएट का क्या मतलब होता है? रेडिएशन वर्ड सुना है आपने? रेडिएशन मतलब सुना होगा आपने कि कई बार गैस रेडिएशन देखने को मिलता है, यानी कि गैस में जो रिसाव होता है, यानी कि गैस जब रिलीज होती है उसी को बोलते हैं रेडिएट होना। तो यहां पर सिमिलर वर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, कि ये जो फ्रॉग्स हैं ये उस वेनम को अपने स्किन से रेडिएट करते हैं, यानी कि अपने स्किन से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हैं अपने स्किन से, यही तो करेंगे। ग्लो नहीं करेंगे, वेनम जो उसको ग्लो थोड़ी करेंगे वो अपने स्किन से, चमकाएंगे थोड़ी। ग्लो का मतलब चमकना, और स्क्विक का मतलब क्या, स्क्विक की आवाज निकालना। तो आपको इतना पता है कि यहां पर अपने स्किन से बाहर निकालने की बात हो रही है अपने वेनम को, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर आ जाएगा क्या, क्या था भाई, रेडिएट। ठीक है, जो अपने स्किन से रेडिएट करते हैं व्हेन गॉन आफ्टर। दिस पॉइजन अफेक्ट्स बोथ कैनाइंस एंड फेलाइंस, और इस पॉइजन से कैनाइंस हो चाहे फेलाइंस हो, है ना, यानी कि कैनाइन का मतलब क्या होता है, जो डॉग फैमिली के जितने भी जानवर होते हैं, और फेलाइन का मतलब जो कैट फैमिली के जितने भी जानवर होते हैं, उन सबको ये प्रभावित करता है। हाउएवर दे रेयरली एक्सपीरियंस सीरियस, लेकिन उनको कोई सीरियस ऐसा नहीं होता। देखो हाउएवर, हाउएवर क्या दिखाता है, हाउएवर किसको दिखाता है, हाउएवर दिखाता है कॉन्ट्राडिक्शन को, यानी कि दो ऑपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए आप क्या यूज करते हो, हाउएवर यूज करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना। देखो यहां बोला कि ये जो पॉइजन है ना उनको अफेक्ट करता है, लेकिन, तो लेकिन का मतलब क्या हुआ एक तरीके से कि अफेक्ट करता है, अब लेकिन आ रहा है तो इसका मतलब ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। समझो बात को, यहां पर बोल रहा है कि अफेक्ट करता है, तो यहां पर कुछ ऐसा बोलेगा कि अफेक्ट करता है लेकिन ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, अफेक्ट करता है लेकिन उस हद तक अफेक्ट नहीं करता है, अफेक्ट करता है लेकिन जान से नहीं मारता, ऐसा ही कुछ आएगा आगे अगर ऑपोजिट लगाना है तो। आगे पढ़िए, दे रेयरली एक्सपीरियंस, उनको बड़ा मुश्किल से एक्सपीरियंस हो पाता कोई सीरियस डैश, कोई सीरियस क्या मतलब, उनको अफेक्ट तो करता है लेकिन कोई ऐसा सीरियस डैश वो एक्सपीरियंस नहीं करते। तो सीरियस क्या एक्सपीरियंस नहीं करते, सीरियस डैश एक्सपीरियंस नहीं करते, सीरियस डिस्टर्ब या सीरियस ऑल्टर या सीरियस सीक्वल या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आना चाहिए? आप इसका आंसर बताइए जल्दी कमेंट में। सर क्लास कब लेते हैं? ये मेंस वाली क्लास रात को 11 बजे होती है, 15 दिन 15 मैराथन, और एमटीएस वाली क्लास सुबह 9:30 बजे इसी चैनल पे। संडे था ना आज, कैसे क्लास होती है सुबह वाली? संडे को तो सोने दो यार, कल रात को भी 3 साढ़े 3 बजे सोया हूं मैं, साढ़े तीन पौने 4 बजे सोया हूं कल भी रात में, तो सुबह उठना कैसे पॉसिबल था? मैं सिर्फ संडे को ही थोड़ा सा सो पाता हूं, बाकी किसी दिन नहीं सो पाता हूं मैं, तो संडे को तो सोने दो। बहुत बढ़िया है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सभी का। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो मतलब उनको अफेक्ट तो करता है लेकिन कोई सीरियस परिणाम वो नहीं छोड़ के जाते, ऐसा कोई सीरियस परिणाम नहीं देखने को मिलता। अफेक्ट करता है लेकिन सीरियस कोई कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलते। बहुत बढ़िया आंसर, शाबाश, समझ गए इनका मीनिंग। सीक्वल का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि भाई इस वाली मूवी का सीक्वल बन रहा है, तो सीक्वल का मतलब क्या होता है, उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, उसका पार्ट 2 बन रहा है ना। तो सीक्वल तो यहां पर नहीं आएगा। सीरियस प्रभाव, भाई हिंदी में भी आप बनाते हो तो कैसे बनाते कि भैया प्रभाव तो देखने को मिलता है लेकिन कोई सीरियस इशू नहीं होता या कोई सीरियस परिणाम देखने को उसका नहीं मिलता, ऐसी तो बोलोगे ना। तो उसमें सीक्वल की कहां से बात आ गई, सीक्वल की कहां से? ऑल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना या बदलाव, तो बदलाव की कहां से बात आ गई? और डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है पता ही है आपको, तो इसकी भी बात नहीं हो रही है, बोलिए हाँ कि ना। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, चलो अगला करिए। Cane toads are extremely large toads that are laced with drugs. If taken, these drugs can result in hallucination. जो cane toads होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेंढक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर आर एक्सट्रीमली लार्ज टोड्स, ये असल में बहुत बड़े टोड्स होते हैं, दैट आर लेस्ड विद ड्रग्स, जिनके अंदर ड्रग्स होते हैं एक प्रकार के, मतलब नशीली दवा होती है, नशीली कोई सब्सटेंस होता है। इफ टेकन, अगर इसको कोई ले ले, दीज ड्रग्स कैन रिजल्ट इन हेलुसिनेशन, तो ये आपको हेलुसिनेशन पैदा कर देगा, यानी कि आपको चक्कर आने लगेंगे। अब आगे देखिए, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आर होम टू, मतलब ये घर है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका जो है ना, ये घर है, किसका घर है? टू द पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, इसी वाले फ्रॉग की बात हो रही है। यह है गोल्डन डार्ट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइजन डार्ट, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स का घर है ये, मतलब यहां पर पाए जाते हैं ये। बिकॉज, क्योंकि, अच्छा क्योंकि, अब क्योंकि का मतलब क्या है, कारण बता रहा है। इंडिजिनस पीपल, यानी कि वहां के जो मूल रूप से लोग हैं, मूल निवासी, यूज देयर टॉक्सिक एक्सक्रीशंस, वो इनके जहर को, जो उनका टॉक्सिक एक्सक्रीशन होता है,
मतलब जो वो टॉक्सिक सब्सटेंस अपना छोड़ते हैं जो मेंढक, उनको वो यूज करते हैं। कौन? यहाँ के जो मूल निवासी है। टू क्या करने के लिए? टू डैश द टिप्स ऑफ एरोज। इसको देखो ढंग से, टिप्स ऑफ एरोज। एरोज का मतलब क्या होता है दोस्त? एरो का मतलब होता है तीर, धनुष में जो लगा के मारा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां के जो नेटिव लोग हैं, इस टॉक्सिक एक्सक्रीशन को, मतलब इस जहरीले पदार्थ को क्या करते हैं? डैश करते हैं। किस चीज पर? एरो के टिप पर, यानी कि अपने पास वो तीर रखते हैं। उस तीर के टिप पर, मतलब जो उसका नुकीला वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर उस जहर को वो डैश करते हैं। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? तीर के टॉप को वो डैश करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जहर की बात हो रही है। तो यही तो बोलना चाह रहा है कि भैया तीर के डैश पर यानी कि टॉप पर वो क्या करते हैं? उस जहर को लगाते हैं। यही तो बोलना चाह रहा है कि वो अपने तीर पर क्या करते हैं? ये जो मेंढक है ना, इनसे जो पॉइजन निकलता है, उस पॉइजन को वो इकट्ठा करते हैं और अपने तीर के टॉप पर उसको लगाते हैं। एंड ब्लो का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ब्लो डार्ट्स, और तीर छोड़ते हैं। तभी तो इन मेंढक का नाम है गोल्डन डार्ट्स या पॉइजन डार्ट्स, क्योंकि डार्ट यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है वहां के लोगों के द्वारा। इनके जहर को क्या करते हैं वो लोग? अपने तीर के टॉप पे लगा लेते हैं। तो यही तो बोलना चाह रहा है कि अपने तीर के टिप्स को वो क्या करते हैं? जहर लगा लेते हैं उसके ऊपर। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? अपने तीर के टिप को मेलाइज कर लेते हैं, हेट करते हैं, बेन करते हैं, या पॉइजन करते हैं। एक ही वर्ड मुझे दिख रहा है जहर से संबंधित। मुझे इतना पता है कि जहर की बात हो रही है। वो क्या करते हैं? मेंढक के जहर को निकालकर अपने एरोज के टिप पर लगाते हैं। तो जहर की ही तो बात हो रही है। तो जहर वाला एक ही वर्ड दिख रहा है, तो आंख बंद करके मैं आंसर लगा दूंगा ऑप्शन डी। बोलिए हाँ कि ना। करो उसको जल्दी से, फटाफट पढ़ो, जल्दी करो। अभी इतना मोटिवेट किया ना, पढ़ो जल्दी पढ़ो, और इसके आंसर चाहिए मुझे। 2 क्वेश्चंस ये रहे, बाकी आगे अगली स्लाइड में। पहले आप इसको पढ़ो, रीड करो एक बार। पढ़ लिया? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश, पढ़ो। आंसर तुम ही दोगे इसका, आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम ही दोगे इसका आंसर। पढ़ लिया? ओवरऑल आपको एक आइडिया समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ के निकलना होता है। ओवरऑल एक आइडिया समझ में आना चाहिए कि भैया बात किसकी हो रही है। आइए पढ़ते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेंस के एग्जाम में भाई। आइए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए एक एक करके भाई। चलिए देखिए, डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली रिलाई ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस। अब इसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी का पैराग्राफ डिपेंड कर रहा है। इसी के ऊपर बाकी का पैराग्राफ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, राधे राधे। इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा जो आगे का पैराग्राफ है पूरा का पूरा। क्या लिखा है? डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली, यानी कि मात्र, रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंड करना। रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंड करना। ऑन द एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मौजूदगी, एग्जिस्ट करना, मौजूद करना, मौजूद होना। ठीक है, ऑफ इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस। मतलब आप ये मत समझना कि किसी देश के अंदर केवल इलेक्शन होने की वजह से और इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से, मतलब विधान पालिका, कार्यपालिका या संसद, इन सब के होने की वजह से ही डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी केवल इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है कि किसी देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस है तो हम बोल दे कि हाँ वो देश डेमोक्रेटिक है। ऐसा नहीं होता है। यही बोलना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी इन चीजों पर, इनकी मौजूदगी पर केवल डिपेंड नहीं करता, केवल इन पर डिपेंड नहीं करता, इन पर करता है लेकिन केवल इन पर नहीं करता।
इट फंडामेंटली डिपेंड्स ऑन, अब यहां पर बता रहा है कि बेसिकली डिपेंड किस पर करता है ये, इट फंडामेंटली, अगर फंडामेंटली देखोगे, इट डिपेंड्स ऑन द डैश पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजंस। तो डैश पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजन, पॉजिटिव चीज की बात हो रही है, टोन मेरा पॉजिटिव है कि ये जो है ना बेसिकली डिपेंड करता है अपने सिटीजंस के डैश पार्टिसिपेशन पर। तो क्या पार्टिसिपेशन, कैसा पार्टिसिपेशन, यही बोल रहा है आपसे, ऑन द डैश पार्टिसिपेशन। तो कैसा पार्टिसिपेशन, कैसा पार्टिसिपेशन, पैसिव पार्टिसिपेशन, रिलक्टेंट पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन या इंसिडेंटल पार्टिसिपेशन। आपको मैं कहता हूं कि मान के चलो किसी की मीनिंग नहीं पता, इसकी तो मीनिंग पता है एक्टिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, और इन दोनों की नहीं भी पता, तुम्हें इसकी पता है ना। जब तुम्हें पता है कि टोन पॉजिटिव है तो यहां पर एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, बोलो हाँ कि ना। मैंने क्या बोला, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। तुम्हें पता है कि यहां पर पॉजिटिव टोन की बात हो रही, तो भैया अपने सिटीजंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से डेमोक्रेसी जो है ना डेमोक्रेसी कहलाती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैंने क्या बोला, आपको नहीं पता बाकी की मीनिंग, एक्टिव की तो मीनिंग पता है, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे वर्ड्स आपको देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सबका ठीक था ये। आगे पढ़िए, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजंस, कि भैया अगर सिटीजंस एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में, तब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहती है। व्हेन पब्लिक डिस्कोर्स बिकम्स पोलराइज्ड, लेकिन जब पब्लिक के डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, उनके आपसी जो बातचीत होती है, आपसी जो डिस्कशन होता है पब्लिक का, अगर वो पोलराइज्ड हो जाए, पोलराइज्ड का मतलब जानते हो, पोलराइज्ड का मतलब है दो गुटों में बट जाना। मतलब लोग अगर मिलके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तब तक ठीक है, अगर उनके जो डिस्कशन से पोलराइज्ड हो जाए, मतलब एक कह रहा है कि भैया, एक कह रहा है कि, एक कह रहा है कि भैया ये वाली पार्टी अच्छी है, और एक कह रहा नहीं ये वाली पार्टी अच्छी है, तो उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातचीत है वो पोलराइज्ड हो चुके हैं, यानी कि वो दो पक्षों में बट चुके हैं, दो गुटों में बट चुके हैं। तो व्हेन पीपल डिस्कोर्स बिकम्स पोलराइज्ड, रीजनड डिबेट, तो ऐसे में क्या होता है, कोई तर्कसंगत डिबेट जो है ना, यानी कि जो अच्छी डिबेट भी है, इज ऑफन, वो भी अक्सर डैश हो जाता है बाय इमोशनल रिटोरिक, लिविंग लिटिल रूम फॉर नुएंस और कॉम्प्रोमाइज। कितना प्यारा है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। रियल टेस्ट होता है बच्चों का ये, कि बेटा तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है, पढ़ने आती है, कि केवल रट्टा मार के आ गए हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर पढ़िए, मैं तो कहता हूं कि टोन को पकड़ लो मैं कहता हूं टोन को पकड़ लो और पैसेज के आगे, ब्लैंक के आगे पीछे देख लो, यहां पर क्या बोल रहा है, जब लोगों के डिस्कोर्स बिकम्स पोलराइज्ड। अब मान के चलो तुम्हें पोलराइज्ड की मीनिंग ही नहीं पता, तब तो तुम इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, तुम इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, ट्रस्ट में तुम इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी एक अपने इंस्टिंक्ट को यूज करके निकाल सकते हो। देखो क्या है, व्हेन पब्लिक डिस्कोर्स बिकम्स पोलराइज्ड, जब लोगों के डिस्कोर्स पोलराइज्ड हो जाए, तो जो रीजनड डिबेट होती है ना, यानी कि जो एक अच्छी डिबेट भी होती है ना, इज ऑफन डैश बाय इमोशनल रिटोरिक, तो वो डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सप्लीमेंट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, या जस्टिफाई हो जाता है, या मॉडरेट हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं, यहां पर बोल रहा है कि जो रीजनड डिबेट होता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, इमोशनल रिटोरिक बन जाता है। क्या बन जाता है, इमोशनल रिटोरिक। यानी कि जब लोगों के थॉट्स पोलराइज होते हैं, आपको मान लो पोलराइज का मतलब नहीं भी पता, तो ये तो पता है कि जो रीजनड डिबेट होते हैं ना, ऑफन डैश, वो डैश हो जाते हैं किसमें, इमोशनल रिटोरिक में। यानी कि पहले क्या थे, रीजन, रीजन और इमोशनल की तो मीनिंग पता है, रीजन का मतलब तर्कसंगत है, और इमोशनल का मतलब क्या है, जब आप तर्कसंगत ना होकर केवल इमोशन से सोचते हो। यानी कि ये वाली चीज इसमें तब्दील हो जाती है। कहने का मतलब यही, ध्यान से सुनो, ये वाली चीज जो है आपको रीजन पता है और आपको इमोशनल पता है, एग्जामिनर जानबूझ के ये हिंट्स आपको देता है, यानी कि ये वाली चीज जो है ना, इसमें तब्दील हो जाती है, इसमें बदल जाती है। तो क्या बदलने को सप्लीमेंट कहते हैं, क्या बदलने को जस्टिफाई कहते हैं, क्या बदलने को मॉडरेट कहते हैं, बदलने को रिप्लेस कहते हैं। कौन है माइकल लाल जो समझा दे इस तरीके से, बताओ मुझे, इतने इजी तरीके से, इतना बता दो खाली मुझे, कौन है जो इतनी बारीकी से इस चीज को आपको समझा दे या आपको समझ में आ जाए, बता दो जरा मुझे, है कोई? मैं तो शब्दों से खेलना जानता हूं। मैंने क्या बोला, मैं हर एक उस बच्चे को अंग्रेजी सिखा सकता हूं जिसकी अंग्रेजी मरी हुई है, जमीन के अंदर दफन हो चुकी है। मैं उस बच्चे को भी अंग्रेजी सिखा सकता हूं जमीन से निकाल के, कि उठ और सीख। मैं इस तरीके से नब्ज को पकड़ के सिखाता हूं, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले खुद मेहनत की है, ठीक है। आप बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे समझने से कुछ नहीं होगा, आप बताओ। जो लॉजिक मैंने आपको इसके अंदर बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और एग्जामिनर ऐसे हिंट्स आपको देगा ही देगा, मैं कितनी बार बता चुका हूं, एग्जामिनर ऐसे हिंट्स आपको देगा ही देगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए भाई,
एक बार कमेंट करो, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये जो मैंने अभी आपको समझाया, बताओ। सप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर, सप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता? मॉडरेट का मतलब तो आपको पता है, मॉडरेट का क्या मतलब होता है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, मॉडरेट है ना, मध्यम का। जस्टिफाई का मतलब क्या है, सही होना, तर्कसंगत होना। लेकिन यहां पर तर्कसंगत होने की बात नहीं हो रही, यहां पर एक चीज को दूसरे में बदलने की बात हो रही है, ठीक है। सप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता? सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज जो किसी चीज को कंप्लीट करे, कोई एक चीज जो किसी दूसरी चीज को कंप्लीट करे। तो यहां पर क्या कोई एक ऐसी चीज है जो किसी दूसरी चीज को कंप्लीट कर रही है? नहीं, यहां पर क्या लिखा है भैया, ये जो डिबेट्स होती है ना, ये चेंज हो जाती है इमोशनल रिटोरिक में, यानी कि जो पहले रीजनेबल रीजनड डिबेट हुआ करती थी वो इसमें बदल जाती है। तो यहां पर कोई एक चीज किसी को कंप्लीट नहीं कर रही है, यहां पर सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो एक चीज दूसरे को रिप्लेस कर रही है, और इससे क्या होता है भैया, लिविंग लिटिल रूम फॉर न्यूआंस और कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब सोशल मीडिया पे आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाइल इंटेंडेड टू डेमोक्रेटाइज, कहां गया, डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन, मतलब उनसे ये उम्मीद की जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनका इंटेंशन, मतलब हम समझते हैं कि उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो डेमोक्रेटाइज करें, यानी कि लोकतांत्रिक करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाएं। किस चीज में? इंफॉर्मेशन में। हैव इंक्रीजिंगली, मतलब हम तो उनसे उम्मीद करते हैं या उनसे उम्मीद की जाती है कि वो क्या करें, इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करें। क्या करें? इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करें, यानी कि इंफॉर्मेशन को लोकतांत्रिक तरीके से मीडिया क्या करे, लोगों तक पहुंचाए। लेकिन क्या हो रहा है, हैव इंक्रीजिंगली डैश इको चैम्बर्स, वो इंक्रीजिंगली देखा जा रहा है कि क्या बन चुके हैं, इको चैम्बर्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? इको चैम्बर्स बन चुके हैं, वेयर इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज्ड। अब देखो एक चीज को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से मैं ब्रेक करके समझा रहा हूं, तोड़ के समझा रहा हूं, ठीक है, तोड़ के समझा रहा हूं बहुत आराम से। देखो यहां पर क्या लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वाइल इंटेंडेड, मतलब उनका इंटेंशन होना चाहिए टू डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करें। हैव इंक्रीजिंगली डैश इको चेंबर्स, वो इको चेंबर्स डैश हो चुके हैं, जो भी हो चुके हैं, मारो गोली। वेयर, जहां इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू व्यू पॉइंट्स दैट रीइंफोर्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ। बहुत तगड़े शब्दों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, लेकिन मुझे इतनी सी बात पता है कि यार एक तरफ हम उम्मीद करते थे कि वो इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करे, कौन? सोशल मीडिया। और एक तरफ अब क्या हुआ है ना, वो केवल क्या करता है, इंडिविजुअल्स को बुलाता है और उन्हीं को एक्सपोज करने में लग जाता है, या किसी इंडिविजुअल के पीछे पड़ जाता है, ओनली टू द व्यू पॉइंट्स दैट रीइंफोर्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, जो उनके मौजूदा विश्वास है। मतलब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उसको लगता है कि ये मेरा जो मत है ये सही है, तो केवल उसी को मानकर वो एक व्यक्ति को एक्सपोज करना शुरू कर देगा। मतलब उससे उम्मीद की जाती है कि भैया तुम इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करो, तुम इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करो, यानी कि जो सही इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाओ। लेकिन वो किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं, केवल अपने व्यू पॉइंट को, अपने बिलीफ सिस्टम को क्या करने के लिए, सही बताने के लिए। इस चीज को आप समझ गए। अब यहां पर देखो, हैव इंक्रीजिंगली डैश इको चेंबर्स, इंक्रीजिंगली डैश, तो क्या हो चुके हैं, डिसमेंटल हो चुके हैं, फॉस्टर हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, कंसील हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बताना जरा, बताइए बताइए। आपको पता है कि यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, कि जिनसे हम उम्मीद करते थे कि भैया तुम इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज करो, वो अब बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, इको चेंबर्स, ऐसे चेंबर्स जहां पर इंडिविजुअल को एक्सपोज किया जाता है। तो यहां पर आपको पता है किसी पॉजिटिव वर्ड की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऐसे चेंबर्स बन चुके हैं या ऐसे चेंबर्स बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि चेंबर्स एक नेगेटिव चीज है और उस नेगेटिव चीज को वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहां पर हमें एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं मेरे दोस्त कि वो क्या कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, इको चेंबर को डिसमेंटल कर रहे हैं, तो डिसमेंटल का मतलब तो तोड़ देना होता है। लेकिन हमें पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उस चेंबर्स को क्रिएट कर रहे हैं, डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं उसको। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज का मतलब किसी चीज को बंद कर देना, है ना। न्यूट्रलाइज का मतलब न्यूट्रल कर देना, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। वो न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, वो छुपा भी नहीं रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, फॉस्टर कर रहे हैं। इन तीनों की मीनिंग आपको पता है, बोलो हाँ कि ना। अब कुछ तो ऐसे पैसेज मिलेंगे, कुछ तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा आपको उलझाए, तो इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना, पालन पोषण करना। तो यही तो कर रहे हैं कि अब वो ना एक ऐसे इको चैम्बर बन चुके हैं, यानी कि इको चैम्बर्स को, मतलब ऐसी, कहने का मतलब एक ऐसी जगह बन चुके हैं,
एक ऐसी जगह को वो इनकरेज कर रहे हैं जहां पर किसी इंडिविजुअल को एक्सपोज किया जाता है केवल अपने बिलीफ सिस्टम को सही साबित करने के लिए। तो एक पॉजिटिव वर्ड मुझे यहां पर चाहिए था। मतलब जब आप किसी नेगेटिव चीज को बढ़ाने की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव आ गया ना वहां पर, बोलो हाँ कि ना। मतलब तुम पर्टिकुलरली इस क्राइम को बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाना अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं है? घटाना नेगेटिव है, बढ़ाना पॉजिटिव है। तो जब आगे एक नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव से पहले पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां पर सोशल मीडिया को बुरा दिखा रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ हमारे पास एक दिया हुआ है इको चेंबर, तो वो इको चेंबर को क्या करेंगे? इको चेंबर अपने आप में एक बुराई है क्योंकि ऐसी जगह पर लोगों को एक्सपोज किया जाता है, तो उस बुराई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया वाले। तो बढ़ाने से संबंधित कुछ यहां पर वर्ड होना चाहिए, तो बढ़ाने से संबंधित ना तो ये है ना ये है नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। बोलो हाँ कि ना, बढ़ावा देना। सही है, आ गया समझ में? आगे बढ़िए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, फिर आप मत कहना कि सर ने कराया नहीं। दिस फिनोमिनन नॉट ओनली डीपन्स आइडियोलॉजिकल डैश बट ऑल्सो वीकन्स द कैपेसिटी ऑफ सोसाइटीज। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो फिनोमिनन है, मतलब ये वाली जो चीज है, फिनोमिनन का मतलब ये वाली जो चीज है सोशल मीडिया जो आजकल कर रही है ना, नॉट ओनली डीपन्स आइडियोलॉजिकल डैश, ये केवल आइडियोलॉजिकल डैश को गहराती, डीपन का मतलब क्या होता है? डीप करना और गहरा करना। ना केवल ये कर रही है बल्कि, बट ऑल्सो का मतलब बल्कि कमजोर कर रही है, वीकन द कैपेसिटी ऑफ सोसाइटीज। तो अगर ब्लैंक के बाद में यानी कि बट ऑल्सो के बाद में अगर नेगेटिव चीज है, मेरी बात को समझिए, यहां पर नेगेटिविटी की बात हो रही है, नेगेटिव चीज की बात हो रही है, तो इस वाले का टोन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो ये केवल ना केवल आइडियोलॉजिकल डैश को डीपन कर रही है, तो आइडियोलॉजिकल क्या? आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, रिजिडिटी को, या फिर डिवाइड्स को, किसको क्या कर रही है? लोगों की जो आइडियोलॉजिकल, मतलब हर इंसान की आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? हर इंसान के सोचने का तरीका और हर इंसान के विचार, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। कि भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग है, तुम्हें वो पार्टी सही लगती है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मुझे वो पार्टी गलत लगती है। तो ये लोगों की जो आइडियोलॉजिकल डैश है उसको क्या कर रहा है? गहरा रहा है, यानी कि लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर रहा है, यही तो कहने का मतलब है। लोगों के आइडियोलॉजिकल डैश को गहरा रहा है, इसका मतलब यह है कि लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है, लोगों के बीच में डिवीजन पैदा कर रहा है, यही तो कहने का मतलब है। बोलो हाँ कि ना। यानी कि लोगों के बीच में क्या कर रहा है? लोगों की जो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब ऑलरेडी जो लोग हैं अपने अपने आइडियोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा डाइवर्स्ड हैं, मतलब कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, विभिन्नता। ये उसको और गहरा कर रहा है। मेरी बात को समझ गए? अगर यहां पर गहरा करने की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है गहरा किसी ऐसी चीज को किया जाएगा जो ऑलरेडी खराब है, क्योंकि डीपन का मतलब है और गहरा करना, इसका मतलब जो चीज ऑलरेडी खराब है उसी के लिए यूज करते हैं डीपन। तो यहां पर कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जो ऑलरेडी लोगों के बीच में है पहले से, तभी ना गहरा किया जा रहा है उसको। मेरी बात को नहीं समझे? तो लोगों के बीच में क्या है? आइडियोलॉजिकल डैश है, यानी कि लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है पहले से। ऊपर यही तो पढ़ा हमने कि लोग आइडियोलॉजिकली बट चुके हैं, एक जा चुका है ए मत में, एक जा चुका है बी मत में। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। क्लैरिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, रिजिडिटी का मतलब क्या है? दृढ़ता, पॉजिटिव वर्ड है। और डिवाइड्स का मतलब तो क्या है? प्रॉफिट भी होता है इसका मतलब, तो डिवाइड्स का मतलब धन भी होता है। तो ये नहीं जा रहा सेंस में क्या जा रहा? डाइवर्सिटी। लोगों की जो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे इसने क्या कर दिया? और गहरा कर दिया, मतलब और उस डाइवर्सिटी को बढ़ा दिया। और साथ में समाज की जो कैपेसिटी हो सकती थी, मतलब समाज मिलकर आगे जा सकता था, तरक्की कर सकता था, उसकी कैपेसिटी को इसने क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली, क्योंकि समाज मिलकर किसी भी जटिल से जटिल समस्या को क्या कर सकता था? एड्रेस कर सकता था, मतलब सॉल्व कर सकता था, लेकिन अब वो समाज वीक हो चुका है। अनलेस सिटीजन्स आर एनकरेज्ड टू एंगेज क्रिटिकली, जब तक हमारे सिटीजन्स इस बात से प्रेरित ना हो जाए, किस बात से? कि भैया उनको एंगेज रहना है क्रिटिकली एंड एम्फेथेटिकली, मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा अपने एम्फेथेटिक बिहेवियर को, यानी कि अपने कहने का मतलब क्या है? कंपैशन को यूज करना है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। तब तक क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है ना मे ग्रेजुअली, वो तब तक धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या है? धीरे धीरे। यहां पर क्या बोला है कि यदि नहीं, अनलेस का मतलब यदि नहीं, यदि हमारे सिटीजन्स इस बात को लेकर एनकरेज नहीं होते कि भैया उनको मिलकर क्रिटिकली और एम्फेथेटिकली काम करना है, तब तक हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है मे ग्रेजुअली, तब तक हमारी, तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तब तक हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है डैश अंडर द वेट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रस्ट, तब तक हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रस्ट के डैश के
वेट के अंडर रहेगी। तो क्या रहेगी, अब क्या आना चाहिए यहां पर, फ्लोरिश, इरोड, स्टेबलाइज, एक्सपेंड, क्या आना चाहिए बताइए। कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है धीरे धीरे डैश करेंगी, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तो नेगेटिव वर्ड क्या है मेरे दोस्त, एक्सपेंड का मतलब तो फैलना होता है, तो फैलना तो एक पॉजिटिव वर्ड है, कोई चीज अगर फैल रहा है तो, ठीक है। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, स्थिर करना, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो स्थिर हो जाएंगी। नहीं, स्थिर होने की बात नहीं हो रही है, बिगड़ने की या नेगेटिव वर्ड की बात हो रही है। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, और ज्यादा बढ़ना, फ्लोरिश करना, और ज्यादा बढ़ना। एक ही वर्ड मुझे दिखता है, इरोड। इरोड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब धीरे धीरे करके नष्ट होती है, खत्म होती है, क्योंकि ग्रेजुअली लिखा हुआ है, ग्रेजुअली का मतलब ये धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरोड आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है।